यस, एक ऑडियो। मोमेंट कनेक्ट कराता हूँ बेटा, इस स्क्रीन में दिखेगा नहीं, ठीक है ना। या, इधर मैंने उधर ही क्लास ली ना, उधर ही होती मेरी क्लास। देखो आप, दिख रहा है बेटा, स्क्रीन सबको दिख रही है। यस सर। सो बेसिकली एलएलबी फर्स्ट ईयर में हम क्या पढ़ेंगे, देखो पेपर वन में कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आपका जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ब्रीच, डिस्चार्ज, वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर, फैमिली लॉ में टू डिवाइडेड, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, मोहम्मदन लॉ जिसे कहते हैं। पेपर सिक्स में लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ क्राइम को क्या बोलते थे पहले, इंडियन पैनल कोड बोलते थे, ठीक है ना, जो मैंने पहले पढ़ा है पिछले 3 साल से। इसके बाद देखो पेपर सेवन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, फिर लास्ट पेपर होता है जनरल इंग्लिश और लीगल राइटिंग। क्लियर है बेटा, आइडिया लग गया सबको सिलेबस के बारे में, यस सर। ठीक है ना। तो देखो बेटा, हम जो पेपर वन स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या पढ़ेंगे, देखो सेक्शन 1 से लेके 175 तक। क्लियर है यहाँ तक, यस। आपके पास नोट्स तो पहुंच गए होंगे सबके पास, यस सर, आ रहे हैं। Yes, sir. आ गए ना। या। तो बेसिकली देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाँ देखो एक मिनट रुको, मैं ना कुछ पुरानी बातें कर लेता हूँ, जैसे पुराने बच्चे हैं। सो आप सबका जो एग्जाम होगा वो एमसीक्यू पैटर्न एग्जाम है, कोई इसमें रिटर्न राइटिंग फॉर्म नहीं है, ठीक है। बट मैं ये कह सकता हूँ कि अगले साल जब आप एग्जाम देंगे जुलाई में, तो आपका तो ऑब्जेक्टिव है, बट अगले साल के बाद कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे आ रहा है कि रिटर्न कर दें, पर मान के चलो कि ऑब्जेक्टिव ही रहेगा एमसीक्यू पैटर्न। यहाँ तक क्लियर है सबको, यस सर। बताओ बेटा, क्लियर है। Yes, यस sir. सर। सो बेसिकली जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो एमसीक्यू पैटर्न रहेगा। पिछले 2 सालों में जो पेपर का पैटर्न था वो 80 मार्क्स का था, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है ना। मथुरा में आपका सेंटर पड़ेगा, ठीक है ना, कई बच्चों का डाउट रहता है, तो मैं फर्स्ट बेसिक क्लास में क्लियर कर देता हूँ इसे, ठीक है ना, या। कि उसी हिसाब से प्रिपरेशन करो। कंप्यूटर बेस्ड है, टेस्ट या फिर पेन पेपर मोड कैसे भी हो सकता है, ठीक है। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम में क्या होगा, एमसीक्यू बेस्ड है। इसमें आपका बेटा सेक्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है, कि सेक्शन ऑफर का क्या सेक्शन है, एक्सेप्टेंस का क्या सेक्शन है, डिस्चार्ज, ब्रीच, क्लियर। इसके बाद कुछ केस स्टडी आएंगी, ज्यादा नहीं आएंगी, ज्यादा कम से कम ही आती है केस स्टडी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हम। देखो आप, सबसे पहले इंडियन जो भी एक्ट होता है आपका वो एप्लीकेबल होता है फॉर ऑल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्न्स लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। दिस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश इंडिया। सो बेसिकली द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट is applicable to whole of India except Jammu and Kashmir. बट सर Basically, वहां this पर act इंक्लूडिंग comes, लिखा हुआ है सर, एक्सक्यूज मी सर, वहां पर क्या इंक्लूडिंग बेटा, जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ है। आई थिंक समथिंग इज हाँ रॉन्ग। इंक्लूडिंग, या। हाँ इंक्लूडिंग दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग, मेरे को बेटा एक्सेप्ट की आदत लग रखी है ना, क्योंकि और भी लॉ कराता हूँ ना मैं, तो उसमें एक्सेप्ट लिखा होता है। ओके। सो बेसिकली देखो आप, इट इंक्लूड्स जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो, ठीक है ना। जैसे हमारा जीएसटी आया था, तो जीएसटी पहले ऑल ऑफ इंडिया में एप्लीकेबल था, उसके बाद एक हफ्ते के बाद वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल हो गया था, ठीक है ना। तो इसका इफेक्टिव डेट आपको लर्न होना चाहिए, कब से इफेक्टिव डेट स्टार्ट किया गया था, 1 सितंबर 1872। ओह। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट है। सो बेसिकली इट अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया, ठीक है ना। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है ना। सबसे पहले देखो आप, सबसे पहले आता है आपका प्रपोजल, ठीक है ना। ये सेक्शन 2 के आगे ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन ए, ठीक। या फिर मैं कैसे बोलूंगा, ज्यादा हो गया,
देखो आप प्रपोजल में क्या बोलते हैं बेटा, ऑफर बोलते हैं, ठीक है ना। ऑफर में देखो आप इसको क्या बोला जाता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन ए। ये जो सब सेक्शन, ये जो ब्रैकेट में ए दिखा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, सब सेक्शन। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है ना। तो इसको बेटा हम सेक्शन 2 सब सेक्शन ए भी पढ़ सकते हैं, या फिर सेक्शन 2 क्लॉज ए भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो बेसिकली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक ऑफर होता है। ऑफर कहने का मतलब है फर्स्ट पार्टी, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फर्स्ट पार्टी ट्रांसफर गुड्स टू द सेकंड पार्टी, ठीक है ना। सो फर्स्ट पार्टी इज मेकिंग एन ऑफर टू द सेकंड पार्टी हु इज मेकिंग एक्सेप्टेंस। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने के लिए एक ऑफर होता है, फिर आपका एक्सेप्टेंस होता है। क्लियर बेटा यहाँ तक? किसी को डाउट है? ठीक है ना। तो बेसिकली प्रपोजल का इन्होंने मीनिंग दिया है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और abstain फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। abstain यानी कि ना करना, ठीक है ना, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग असेंट ऑफ दैट। ये बेसिकली पूरी की पूरी लॉ लैंग्वेज है। ये बेटा आपका पेपर एमसीक्यू मोड है, तो आपको ये जो लॉ की डेफिनेशन दे रखी है, इसको बस रीड करना, लर्न नहीं करना। क्लियर है ना यहाँ तक? सो बेसिकली प्रपोजल का मीनिंग समझा रखा है, जब एक पर्सन अपनी सिग्निफाइज करता है, विलिंगनेस करता है किसी काम को करने के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है, ऑफर बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यह आपका किस में आता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन ए। क्लियर है बेटा? इसके बाद देखो एक्सेप्टेंस आता है। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे फर्स्ट पार्टी ट्रांसफर गुड्स टू द सेकंड पार्टी। नाउ सेकंड पार्टी द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द गुड्स, ठीक है ना। दिस प्रोसीजर और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। क्लियर है चीज? तो बेसिकली एक्सेप्टेंस में हम क्या कहेंगे, देखो आप, जब पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, such proposal is said to be acceptance। क्लियर है बेटा? सो जब प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है, तो इसे क्या बोला जाता है, प्रॉमिस। ठीक है ना। मतलब एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को गुड्स दिया, तो दूसरे पर्सन ने उसको एक्सेप्ट करके एक प्रॉमिस में रिजल्ट क्रिएट कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? ये जो बेटा प्रॉमिसर और प्रॉमिसी लिखा है, इसे एक्सेप्टर और एक्सेप्टी कहा जाता है। ठीक है ना। आगे सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। सो अभी आपका बेसिकली बेसिक क्लास है। जब आप अभी थोड़ा अजीब सा लगेगा, जब सेकंड थर्ड ईयर में जाओगे ना, तो सब अच्छे से डिटेल में आएगा। ठीक है ना। समझ कि डिफेंडेंट क्या होता है, प्लेंटिफ क्या होता है, कंसीडरेशन। थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होती है। एक बार इसको बंद कर दोगे बेटा, फिर वॉइस आ रही आप ही करो। ठीक है ना। कि मैं थोड़ा और क्या में किसी को बोलो हाँ बेटा, डाउट है? अब इसके बाद देखो, पर्सन जो, किसी को डाउट है, यस और नो आंसर करो। No, sir. एक मिनट मैं नाम देख लूं बेटा आप सबके पहले। वेद व्यास, डाउट है? नो सर। ठीक है ना। यश, शिवानी, कोई डाउट है? No, sir. ठीक है बेटा। रविंदर, कोई डाउट? नो सर। अब देखो आप, हमने क्या पढ़ा, बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट आपका स्टार्ट किया गया था 1 सितंबर 1872। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सो मेकिंग एन ऑफर, वी हैव द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बोथ। ठीक है। सो ऑफर क्या होता है, ऑफर को हम प्रपोजल कहते हैं। आपका किस सेक्शन के अंडर आता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन ए के अंडर आता है। क्लियर है बेटा? तो बेसिकली देखो, जब एक पर्सन अपनी सिग्निफाइज करता है, विलिंगनेस करता है किसी काम को करने के लिए, तो उसे ऑफर बोला जाता है। एक्सेप्टेंस, जब उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो उसे एक्सेप्टेंस बोला जाता है। ठीक है ना। इसके बाद देखो फिर आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस।
ठीक है ना? So every promise or every set of promises forming consideration for each other in an agreement is called इन इज एन एग्रीमेंट। कहने का मतलब है कोई प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस और कंसिडरेशन फॉर्म कर रहा है एक दूसरे के लिए, तो उसे एग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है ना? तो एग्रीमेंट में क्या आता है आपका ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। क्लियर है बेटा? तो देखो ये जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसमें एक वर्ड एग्रीमेंट आता है, इसको मैं ऊपर से बताती हूँ कि सब नीचे पढ़ोगे आप डिटेल में। ठीक है ना? वर्ड एग्रीमेंट कहने का मतलब है जो स्टार्टिंग फ्रॉम लॉ से इलीगल। ठीक है ना? स्टार्टिंग फ्रॉम लॉ से जो आपका नहीं बन सकता, नहीं क्रिएट किया जा सकता, उसे क्या बोलते हैं? वर्ड वर्ड एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, कि मैं किसी का मर्डर कर दूंगा, मैंने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया, फर्स्ट पार्टी ने सेकंड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं ऐसे थर्ड पार्टी का मर्डर कर दूंगा, तो क्या एनफोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं। सो बेसिकली इज कॉल्ड वर्ड एग्रीमेंट। क्लियर है यहाँ तक? अभी हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे सारी चीजें। ठीक है? इसके बाद देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी। क्लियर? सो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले आपका एक एग्रीमेंट आता है। एग्रीमेंट कैसे बनता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस से। अब एग्रीमेंट में अगर मैंने एनफोर्सिबिलिटी और ज्वाइन कर दिया तो क्या बनेगा? मेरा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। क्लियर बेटा? यहाँ तक डाउट है किसी को? बताओ। यस, वेद व्यास, रविंदर, कोई डाउट है? नो सर। ठीक है ना? शिवानी, कोई डाउट आपको? नहीं, नो सर। ठीक है ना? इसके बाद देखो फिर आता है आपका जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसका सेकंड टाइप वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, यानी कि एग्रीड पार्टी के हिसाब से होता है। ये बेसिकली वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कहाँ पढ़ूंगा बेटा? फ्री कंसर्न के टॉपिक में पढ़ूंगा, सेक्शन 14। क्लियर है यहाँ तक? जब कोई पर्सन कोर्जन करता है, थ्रेटन करता है, यानी कि किसी के गन पॉइंट से कोई साइन कराता है कॉन्ट्रैक्ट, तो उसे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कोई पर्सन फ्रॉड कर रहा है तो उसे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। कोई पर्सन अंडर इन्फ्लुएंस कर रहा है, यानी कि एक रिलेशन, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, पेशेंट या डॉक्टर के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? इसके बाद फिर आता है मिस रिप्रेजेंटेशन। कोई कॉन्ट्रैक्ट मिस रिप्रेजेंटेशन से तो वो भी आपका वाइडेबल में आता है। ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम डिटेल में। ठीक है ना? फिर देखो आपका आता है बेटा इज एवरी एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट आपका कौन होता है? जो आपका एनफोर्सेबल बाय लॉ है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो हर कॉन्ट्रैक्ट, हर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जा सकता है। ठीक है? सो नो एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, लिखा हुआ साफ साफ। एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइट टू लीगल ऑब्लिगेशन। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस, रविंदर, शिवानी, वेद व्यास, कोई डाउट है इसमें? नो सर, क्लियर। इसके बाद देखो अब आपका स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। सो बेसिकली एग्रीमेंट, क्लास मेरी उधर ही होती है ना। ठीक है? हाँ, इधर क्या ना सब दिखता रहता मुझे इधर। हाँ, an agreement can be made of basically two social and legal obligation। social obligation कहने का मतलब है जैसे हम एक्टिविटीज में बेटा पढ़ते हैं इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, यानी कि जो पैसे में लेन देन और नॉन पैसे में लेन देन। सोशल कहने का मतलब है हेल्पिंग अदर। अगर कोई मैं हेल्पिंग किसी की अदर कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने किसी की हेल्प किए, तो मेरा वो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट नहीं माना जाता। ठीक है ना? इसके एग्जाम्पल में देखो आप, बेसिकली एग्जाम्पल दे रखा है, पढ़ेंगे आप। कोई एग्रीमेंट दो पर्सन के बीच में गया एक साथ सिनेमा जाने के लिए, फिर उन्होंने वॉक की, फिर डिनर किया। सो बेसिकली एग्रीमेंट क्या सोशल नेचर का एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आता है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपका जो ऑब्लिगेशन होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, यानी कि इट इंक्लूड्स द मॉनेटरी वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक? तो बेसिकली लीगल ऑब्लिगेशन बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं उसके लिए हमारा लीगल ऑब्लिगेशन होना जरूरी है। सो जो लीगल ऑब्लिगेशन जिस कॉन्ट्रैक्ट में होगा या जिस कॉन्ट्रैक्ट में मॉनेटरी वैल्यू होगा उस कॉन्ट्रैक्ट को किसके अंडर कवर किया जाएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872।
क्लियर है बेटा यहाँ तक? इसके बाद देखो बेटा इसका एक डिफरेंस दिया है, इसको एक जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। एग्रीमेंट का हमने डेफिनेशन को पढ़ लिया। प्रपोजल जो मेड किया जाता है पर्सन से, ठीक है ना, यानी कि हमने एग्रीमेंट में क्या पढ़ा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। एग्रीमेंट में क्या होता है बेटा, एलिमेंट्स में साफ साफ लिखा है ऑफर भी होगा एक्सेप्टेंस भी होगा। जैसे एग्रीमेंट नॉर्मली से कि मैंने किसी पर्सन को गुड्स दे दिया, ठीक है ना, अब उसमें अगर वो मुझे कंसिडरेशन दे रहा है तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन यानी समथिंग इन रिटर्न, मुझे उसमें वो पैसे दे रहा है तो वो आपका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, ठीक है। सो एग्रीमेंट में एलिमेंट्स में देखो आपका ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस आता है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी आता है, ठीक है ना। ये आपका डिफाइन किया जाता है सेक्शन 2। बताओ बेटा वेद व्यास, ये 2 के बाद क्या लिखा है बेटा, इसे क्या बोलते हैं, क्या पढ़ा जाता है इसे? सेक्शन ई। हाँ वेरी गुड, सब सेक्शन ई या फिर क्लॉज ई, ठीक है ना, अब इसे क्लॉज भी कहा जाता है, ठीक है ना। सो आपके बेटा एलएलबी की फर्स्ट ईयर की क्लास है तो कुछ बच्चों को आइडिया नहीं होता ना इसको पढ़ने के लिए, ठीक है ना। अब कॉन्ट्रैक्ट में देखो, कॉन्ट्रैक्ट का डिफाइन कर रखा है किसके अंडर, कॉन्ट्रैक्ट एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 सब सेक्शन एच। क्लियर है यहाँ तक? बेसिकली बेटा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ओरल भी किया जा सकता है या फिर रिटर्न भी किया जा सकता है। एग्रीमेंट में ऐसा कोई नेसेसरी नहीं, मैंने सिंपल एक ट्रांसफर कर दिया गुड्स, वो एक एग्रीमेंट हो गया मेरा, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट में आपका रिटर्न एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। लीगल ऑब्लिगेशन इसमें नहीं होती, इसमें लीगल ऑब्लिगेशन होती। वन इन अनदर कहने का मतलब है हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है ना। इसका Sir, one स्कोप doubt, क्या sir. है, वाइड। हाँ हाँ बोलो बेटा, डाउट। Sir, it is written that not necessarily that every agreement can be in writing. So all oral agreements are not contract. We cannot enforce it. यस करेक्ट, यस यस इट इज करेक्ट, Okay, sir. ठीक है ना। ओरल तो हम बेटा, आपका नाम क्या है वैसे, क्योंकि फर्स्ट क्लास है ना बेटा। Ravinder Singh. हाँ रविंदर, ठीक है ना। रविंदर देखो समझो, आप बेसिकली जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने भी सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट आप कोई सा भी करते हो तो वर्बली ज्यादा सही रहता है कि रिटर्न या रजिस्टर्ड ज्यादा सही रहता है? I just wanted to बताओ know रविंदर। whether it is legal binding or not. Oral agreements. यस इट इज लीगल बाइंडिंग बेटा, ठीक है ना। Okay. यस इट इज लीगल बाइंडिंग, तो रिटर्न और रजिस्टर्ड हो रहा है वो आपका क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो आपका जो एग्रीमेंट है ये आपका वॉइड है, ठीक है ना। एग्रीमेंट काफी फैला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट का एक नैरो स्कोप यानी कि छोटा है। इसके बाद देखो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो पहले मैं इसको ऊपर से पढ़ाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आपका सेक्शन 10 में आता है। कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट चाहिए होते हैं। सबसे पहले अंडर सेक्शन 10, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 10 के अंडर क्या क्या आता है। सबसे पहले आपका एग्रीमेंट, प्री प्री कंसेंट। एग्रीमेंट में हमने पढ़ा, एग्रीमेंट में क्या आता है बेटा, बताना रविंदर, एग्रीमेंट में क्या क्या आ सकता है? Sir, agreement will be an offer, mindful consideration, एंड and acceptance. यस, यस वेरी गुड, ठीक है ना। सो एग्रीमेंट इंक्लूड्स बोथ ऑफर एक्सेप्टेंस एंड कंसीडरेशन, ठीक है ना। सो एग्रीमेंट में आपका ऑफर एक्सेप्टेंस कंसीडरेशन आता है, ठीक है ना, वो फर्स्ट पॉइंट में क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट में आता है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कहने का मतलब है, अब फ्री कंसेंट मतलब पर्सन इज नॉट इन द कंडीशन, अ पर्सन इज नॉट इन अ कंडीशन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉडेंटली, यानी कि किसी फ्रॉड के तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को साइन ना करे, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी साइन इंटेंशनली, वो अपनी इच्छा के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे, उसे फ्री कंसेंट कहते हैं। इसे बेटा एक लैटिन वर्ड से जाना जाता है, सेंसियस एट इडम्स, यानी मीटिंग ऑफ माइंड्स, मीटिंग ऑफ फ्री माइंड्स, यानी कि हम अपने खुले दिमाग से साइन कर रहे हैं। मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं है, कोई कोर्जन नहीं है, कोई अंडर इन्फ्लुएंस नहीं, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा। क्लियर है ना यहाँ तक? अगर ये चार चीजें हो रही हैं तो मेरे लिए वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाए। क्लियर है बेटा? चले आगे अब।
इसके बाद देखो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज में देखो आप, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज में क्या क्या आता है कि पार्टी इज कॉम्पिटेंट और एलिजिबल टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। एलिजिबल और टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब है कि पार्टी आपका एलिजिबल है। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे रविंदर आपको कुछ आइडिया है कि कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए कैसे पर्सन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए? Sir, they should be adult and हाँ, वेरी गुड। they should be authorized to carry out that transaction, हाँ, क्वालिफाइड and बाय कोर्ट, वेरी गुड। और they should be in their soundful mind. There should not be health यस, condition which deteriorate them to sign. यस सर बेटा। पढ़ रखा है क्या बेटा आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहीं पे? नहीं सर, contracts तो actually I'm a civil engineer, so I deal in the construction contracts. ओके 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 बेटा, ठीक है, एकदम सटीक आंसर दिया ना आपने। सो अंडर एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस दैट कैपेसिटी ऑफ अ पार्टीज टू एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन एंटर कर सकते हैं? सबसे पहले मेजर हु अटेन द एज ऑफ 18 years, आफ्टर द 18 years। सेकंड साउंड पर्सन, जो आपका साउंड है, ठीक है ना, मेंटली साउंड है, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड क्वालिफाइड बाय द कोर्ट। क्वालिफाइड बाय द कोर्ट जैसे कि नॉर्मल इंडिया वाला इंडियन पर्सन के साथ कर सकता है। डिसक्वालिफाइड बाय कोर्ट में क्या क्या आता है? लूनेटिक पर्सन, ड्रंकन पर्सन, इंसेन पर्सन, फॉरेन सिविलियन, जैसे कोई इंडिया वाला पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकता, यूएस के साथ कॉन्टेक्ट नहीं साइन कर सकता, वो अलग रिक्वायरमेंट चाहिए होता है अगर करना है साइन तो। इसके बाद फॉरेन सिविलियन के बाद एलियन एनिमी, जैसे इंडिया का एलियन एनिमी कौन है? पाकिस्तान, ठीक है ना। चाइना तो एलियन एनिमी कहा जाता है, क्लियर है ना। अभी पढ़ेंगे आगे डिटेल। कोई डाउट है बेटा इसमें? शिवानी आपको डाउट? रविंदर को तो क्लियर है। खैर, वेद व्यास, शिवानी कोई डाउट? Sir, no, without. अब देखो इसके बाद आता है लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है ना। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हमने पढ़ लिया। लॉफुल कंसिडरेशन में क्या आता है? क्या मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं तो मुझे उसका कंसिडरेशन मिलना चाहिए, समथिंग इन रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। फिर आता है लीगल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आपका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, ठीक। फिर आता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। वाइड कहने का मतलब है विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लॉ, ठीक है ना, जो एनफोर्सेबल नहीं है लॉ के टर्म्स। क्लियर है ना यहाँ तक? वाइड, वाइड का एग्जांपल मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने किसी के साथ कॉन्टेक्ट किया है कोई ड्रग्स को सप्लाई करने के लिए, तो क्या लॉ के हिसाब से सही है? फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक करने के लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज को ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना, वो अलाउइंग है, तो आपका वाइड है विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। So basically not given under section 10 but still are essential of valid contract, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए सबसे पहले आपका टू पार्टीज होना चाहिए, दो पार्टीज होना चाहिए। इसके बाद इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशन, एक इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए। परफॉर्मेंस, जो हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं यानी कि जो एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर है बेटा यहाँ तक? आगे चले। डाउट है बेटा किसी को? शिवानी, वेद व्यास, रविंदर, सवगुना, कोई डाउट है आपको? बोलो बोलो, डाउट है बेटा? फिर चलूं आगे मैं? No, sir, you can continue. ठीक है ना। अब देखो आप ध्यान से समझेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले टू पार्टीज को जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ठीक है। सो टू पार्टीज में कितने पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए? देयर मस्ट बी टू पार्टीज एटलीस्ट रिक्वायर्ड। फिर ऑफर, फर्स्ट पार्टी ऑफर करेगा, सेकंड पार्टी उसे एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद एज अ प्रॉमिस जो सेकंड पार्टी उसको मनी देना पड़ेगा फर्स्ट पार्टी को, उसे कंसिडरेशन बोला जाता है, ठीक है ना, लॉफुल कंसिडरेशन। इसके बाद देखो लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने गुड्स को ट्रांसफर किया तो ऑब्जेक्ट उसका सही होना चाहिए, उसका अनऑथराइज्ड यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर आता है कैपेसिटी टू एंटर इन द कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11 में, ठीक है ना बेटा। ये क्या क्या देखो आप,
सबसे पहले पार्टीज कॉम्पिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, यानी कि वो फुली प्रिपेयर होने चाहिए। इसके बाद वो 18 प्लस होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए, नॉट डिस्क्लोज डिसक्वालिफाइड, इसको क्वालिफाइड बाय लॉ का नेगेटिव नेगेटिव प्लस पॉजिटिव होता है। तो ये 7% क्वालिफाइड बाय लॉ। क्लियर है बेटा? अब जो मैं बता रहा था फ्री कंसेंट, तो पिछले हर सालों में ये क्वेश्चन, माइक म्यूट कर लो बेटा। अब देखो फ्री कंसेंट में क्या आता है, बेसिकली देयर मस्ट बी फ्री कंसेंट। अभी फ्री कंसेंट अभी डिटेल में पढ़ेंगे, सेक्शन 14 में आता है, ठीक है ना। तो सेक्शन 14 के बाद देखो सेक्शन 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, ठीक है ना। सो आप एलएलबी कर रहे हैं, बच्चों की क्वेरी होती है क्या सर सेक्शन लर्न करना है? हाँ जी लर्न करना है, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, ठीक है ना। आप जैसे एलएलबी में पढ़ाई कर रहे हो तो बेटा एलएलबी जो थर्ड ईयर के बच्चे अभी कर रहे हैं, मैंने उनको भी बताया 10 से 12 के सुबह के बैच में कि एलएलबी एडवोकेट बनने के बाद आपको और भी पढ़ना पड़ेगा, तो आप लाइफ में कब तक भागते रहो, ठीक है ना। ठीक है ना, जो पढ़ाई करेगा तो वो आगे जाएगा, मैं गलत नहीं कह रहा इस चीज को, ठीक है ना। सो सेक्शन बेटा आप सबको लर्न करने हैं। लर्न कैसे करने? जो मेन मेन सेक्शन है उसको लर्न करो, उसको लिखते रहो। लिखने के जैसे मैं नोट्स भेज रहा ना बेटा, इसके साथ और भी चीजें भेजता रहा तुम्हें। सेक्शन की लिस्ट भेजूंगा मैं, केस स्टडी भेजूंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही, ठीक है ना। तो देखो आप फ्री कंसेंट में हमने क्या पढ़ा था, पार्टी मस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशनली, ठीक है ना, इंटेंशनली अपनी इच्छा के अनुसार साइन करे। देयर मस्ट बी मीटिंग ऑफ फ्री माइंड्स एज पर कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो बेसिकली फ्री कंसेंट कब नहीं होता है? एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट इज in these following cases: first, coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and the last one is mistake. So there must be two type of mistake: unilateral, bilateral। एक द्वारा किया गया मिस्टेक और दो पर्सन के द्वारा किया गया, दोनों पर्सन के द्वारा, ठीक है ना। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा हूं तो मेरा एक इंटेंशन होना चाहिए, ठीक है ना, मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर रहा हूँ, एक लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहिए, परफॉर्मेंस होना चाहिए कि ठीक है ना। अब जैसे इसमें एग्जांपल दिया कि ए ने बी से प्रॉमिस किया कि वो रेनफॉल आएगा मैजिक से, तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है कि वाइड है? वाइड। वैलिड यानी कि करेक्ट, ट्रू, और वाइड यानी कि नॉट करेक्ट, यानी कि जो नॉट एनफोर्सेबल। क्लियर है बेटा यहाँ तक? डाउट है बेटा? शिवानी, रविंदर, वेद व्यास, इसमें किसी को बेटा? नो सर। क्लियर है ना बेटा No. यहाँ तक? जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं उसे वैलिड कहा जाता है, जो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं उसे वाइड कहा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो लास्ट पॉइंट है लीगल फॉर्मेलिटीज। तो लीगल फॉर्मेलिटीज में आपको बताइए, कॉन्ट्रैक्ट जो हम साइन करें इट मस्ट बी एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, ठीक है ना। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस में दोनों आ जाते हैं, ओरल और रिटर्न। इम्प्लाइड में क्या आता है? कोड ऑफ कंडक्ट। मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपके थ्योरेटिकल एलएलबी के लेक्चर्स में, कि जो इम्प्लाइड होता है उसका मतलब क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट के द्वारा, यानी कि लॉ के द्वारा, ठीक है ना। सो बेसिकली लीगल फॉर्मेलिटीज में क्या बोला है कि उसका रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के अंदर होना चाहिए? इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के तहत होना चाहिए, जिसमें आप सबने सपोज बेटा मैं अगर पूछना चाहूंगा तो कई बच्चे किराए पे रहते हैं, मतलब कई लोग किराए पे रहते हैं, तो उन्होंने रेंट एग्रीमेंट तो बनाया होगा सबने, तो रेंट एग्रीमेंट में स्टैम्प ड्यूटी तो पे की होगी ना, वो जो 10 रुपीज की तो रजिस्टर। क्लियर है ना बेटा? ठीक है, कोई डाउट है बेटा किसी को? रविंदर, वेद व्यास, Sir. No, sir. शिवानी, आगे समझ में ये चीज Yeah. कि इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे तो आपका राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। क्लियर? अच्छा बेटा मैं जो नोट से पढ़ा रहा हूँ क्लियर है ना आपको? Yes, sir. हाँ ठीक है, ठीक है ना। मैं Yeah. फेस कम डिस्क्लोज करता हूँ बेटा, ठीक है ना, इसी के लिए मैं फेस कम डिस्क्लोज करता हूँ अपना, बहुत कम करता हूँ, ठीक है ना। मैं एक लेक्चर, ट्रू लेक्चर पे बिलीव करता हूँ। जो मेरे पुराने स्टूडेंट सब मिले हैं मुझसे,
ठीक है ना, मैं पेज डिस्क्लोज कर दूंगा, क्लास के आखिरी में कर दूंगा, ठीक है ना अपना, अगर देखना होगा तो किसी को, वैसे नहीं आपकी इच्छा है। देखो आप ऑफर करते हैं, ऑफर में देखो आप, ऑफर का कहने का मतलब है जब फर्स्ट पार्टी, ठीक है ना, सेकंड पार्टी को क्या करता है, ऑफर करते हैं। ऑफर हमने पढ़ लिया, मैं फिर से जल्दी से बताता हूँ। ऑफर व्हेन द फर्स्ट पार्टी ट्रांसफर गुड्स टू द सेकंड पार्टी, then in such case the first person is making an offer. क्लियर है यहाँ तक? So basically टाइप्स ऑफ ऑफर में देखो आप, टाइप्स ऑफ ऑफर में ये जनरल ऑफर, स्पेसिफिक, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, काउंटर, क्रॉस और स्टैंडिंग, ठीक है। सो बेटा जो मैंने आपकी क्लासेस लेनी है ना ऑनलाइन, बस 1 मिनट की बात है, ये जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ ये सारी ऐसे पीडीएफ फॉर्म में दूंगा। अगर किसी को रिटर्न नोट्स चाहिए होंगे तो मैडम से आस्क कर सकता है, मेरे स्टूडेंट ने रिटर्न नोट्स लिख रखे हैं, मैं वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। नीति मैडम से बात करेंगे, नीतू मैडम से, अगर चाहिए होंगे तो। वैसे इससे काफी क्लियर है, ये बल्कि बेस्ट है मेरे हिसाब से, सर पूरा क्लियर। हाँ बोलो शिवानी, बोलो बेटा। इट्स शगुफा। हाँ शगुफा बोलो बेटा, सॉरी एक्चुअली शगुफा। मुझे पूछना था कि अभी रिसेंटली सिलेबस में काफी चेंजेस आए थे, तो हाँ हमारा बेटा वो लॉ ऑफ क्राइम है, मैंने बताया ना सारा सिलेबस वही है, सेम का सेम, मैंने चेक कर लिया है, ठीक है ना। जो आपका सिलेबस में है ना, देखो मैं बताता हूँ शगुफा, आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहले पार्लियामेंट में आता है, पार्लियामेंट के बाद तीनों कोर्ट में आता है, ठीक है ना। कोर्ट में आने के बाद वो जनरल पब्लिक को दिया जाता है, हम ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में पढ़ेंगे। तो जब जनरल पब्लिक को दिया जाता है तो देयर मस्ट बी द अमेंडमेंट, कभी कोई डिलीशन नहीं होता, ठीक है ना, लॉ में अमेंडमेंट अल्टरेशन होता है। तो जो अमेंडमेंट होता है ना शगुफा, वो आपका बेटा सेक्शन में होता है, कंटेंट में नहीं होता। समझ रहे हो ना मेरी बात को आप? सो आपका जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ एलएलबी फर्स्ट ईयर, ये पूरा 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 सिलेबस के अकॉर्डिंग है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, बस आईपीसी में चेंज है, उसे अब लॉ ऑफ क्राइम कहा दिया गया, ठीक है ना। ठीक है शगुफा, कोई डाउट है इसमें? नो सर हो गया। हो गया ना यहाँ तक क्लियर? तो बेटा जो मैंने पिछले सालों में पढ़ा है, 3 सालों में, वो इंडियन पैनल कोड पढ़ा है, अब क्या कर दिया, लॉ ऑफ क्राइम कर दिया, तो उसमें चेंज होगा, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है ना। और ज्यादा चेंज नहीं होता बेटा, लिटिल बिट चेंज होता है, पूरा लॉ कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है ना। ओके सर। जैसे एलएलबी सेकंड ईयर में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ते हैं बच्चे, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बच्चों के लिए होता है, तो बेसिकली उसको 2015 में कर दिया, सेक्शन चेंज कर दी। अभी एलएलबी थर्ड ईयर में हमने मॉर्निंग क्लास में पढ़ा था कंपनीज लॉ, तो कंपनीज लॉ, कंपनीज एक्ट 1956 पहले था, अब कंपनीज एक्ट 2013 कर दिया, क्लियर है ना। तो वही अमेंडमेंट करते हैं, बस सेक्शन बदल देते हैं, जैसे सेक्शन 77 ने 68 कर दिया, कंटेंट सेम रहेगा, ठीक है ना। सो बेसिकली देखो टाइप्स ऑफ ऑफर स्टार्ट करते हैं हम। टाइप्स ऑफ ऑफर में जनरल ऑफर जो पब्लिक को दिया जाता है ऑफर, ठीक है ना, पब्लिक मोड में। स्पेसिफिक ऑफर जो किसी पर्टिकुलर पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, एक्सप्रेस मस्ट बी ओरल और राइटिंग, ठीक है ना, ओरल और राइटिंग लिखा हुआ है। इम्प्लाइड जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, गैस्टर लिखा हुआ बट कोड ऑफ कंडक्ट ही माना जाता है, लॉ क्या कोड। काउंटर ऑफर देखो आप, बेसिकली जब पर्सन जिसमें ऑफर मेड किया गया है वो कंडीशन को काउंटर करे, मतलब काउंटर ऑफर कहने का मतलब है एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। who does not, देखो when a person to whom the offer is made does not accept the offer, he counters the condition, this is called the counter offer, ठीक है। फिर आता है क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर कहने का मतलब है कि फर्स्ट पर्सन ने भी ऑफर दे दिया, सेकंड पर्सन ने भी ऑफर दे दिया एट द सेम टाइम। स्टैंडिंग ऑफर कहने का मतलब है जो ओपन रहेगा एक स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है ना। जैसे कि हम ऑक्शन सेल पढ़ा होगा बेटा, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एलएलबी सेकंड ईयर में पढ़ोगे आप। सो ऑक्शन सेल, कुछ आइडिया है ऑक्शन सेल के बारे में? हाँ बोली लगती है, बिड ऑफ पर्टिकुलर, जब तक हैमर को बिड नहीं किया जाता तब तक फाइनल ऑफर दिया जाता है, ठीक है ना। सो स्टैंडिंग ऑफर कहने का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम तक जब तक ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता उसे स्टैंडिंग ऑफर कहा जाता है, क्लियर है ना यहाँ तक?
इसके बाद देखो बेटा सबके एसेंशियल आपको पढ़ने ही पढ़ने, ठीक है ना, बट आर द एसेंशियल ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस कंसीडरेशन। आज की क्लास हम जो रखेंगे वो कंसीडरेशन तक मैं कराऊंगा, ठीक है ना। सो देखो एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर में सबसे पहले जो ऑफर है वो आपका एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होना चाहिए। एक्सप्रेस क्या मतलब होता है बेटा? शिवानी वाई सारा एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है समझाएंगे आप? बोलो बेटा। सगुफा कोई इसमें एक्सप्रेस के मीनिंग बताएंगे आप? यस सर। बताओ बताओ बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेस? बोलो बोलो जल्दी बोलो, एक्सप्रेस का मतलब। वेद व्यास, रविंदर, वॉइस आ रही है आपको? सर अपनी Yes, इच्छा sir. जाहिर करना। एक्सप्रेस कहने का मतलब है बेटा रिटर्न और ओरल। ध्यान से समझो आप, एक्सप्रेस का मतलब क्या है? रिटर्न और ओरल, और इम्प्लाइड का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस का मतलब है जो कॉन्ट्रैक्ट, और इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? जो कोड ऑफ कंडक्ट से किया। क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है हेलो बेटा, आगे सर, चले आप। हेलो सर, एक्चुअली आपकी वॉइस ना स्टार्टिंग में हाँ एंड जी, मिड में थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी, तो उस वजह से वॉइस इशू था। आप ठीक है प्लीज एक ठीक। दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? ठीक है, कौन बोल रहा है बेटा? ये शिवानी की सगुफा कौन है? नहीं नहीं, शिवानी सर। अच्छा शिवान, देखो आप ध्यान से समझना, ऑफर को एक्सप्रेस, देखो मैंने पूछा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफर, ये एक्सप्रेस ऑफर, ठीक है ना। तो एक्सप्रेस ऑफर का मतलब क्या होता है? जो आपका रिटर्न या फिर वर्बल फॉर्म में होता है। ये हमने टाइप्स ऑफ ऑफर में पढ़ा है बेटा, स्क्रीन में देख सकते हैं आप अपने। सबसे पहले जनरल ऑफर, स्पेसिफिक, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, काउंटर, क्रॉस और स्टैंडिंग, ठीक है ना। सो एक्सप्रेस का मतलब मैंने आपको समझा दिया, रिटर्न या फिर ओरल। इम्प्लाइड का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। इसके बाद देखो ऑफर आपका स्पेसिफिक या फिर जनरल होगा। जनरल यानी कि पब्लिक के लिए, या फिर स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए होगा। ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशन, ये जो ऑफर है क्या क्रिएट करेगा? एक लीगल रिलेशन को क्रिएट करेगा, ठीक है। ऑफर वेग का मतलब क्या बेटा? इसमें लिखा ऑफर मस्ट बी क्लियर नॉट वेग। वेग मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं, जो नॉट अंडरस्टेबल ना, मतलब इट मस्ट बी अंडरस्टेबल। अंडरस्टैंड हम इसे इजिली कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑफर मस्ट बी क्लियर, ठीक है ना। वेग देखो लिखा हुआ नॉट क्लियर, कंफ्यूजिंग। सो बेसिकली इसमें एग्जांपल भी दे रखा है, देखो आप, जैसे कि ए ने ऑफर किया बी को फ्रूट देने के लिए 5,000। सो वैलिड ऑफर नहीं होगा इसमें। व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट, इसमें वैलिड ऑफर की स्पेसिफिक नहीं है ना, फ्रूट किस टाइप का दे। हाँ, इसके बाद देखो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। कहने का मतलब है कोई भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता प्रपोजल विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर। इसके बाद देखो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस एक ऑफर नहीं है, ठीक है ना। ऑफर कैन नॉट कंटेन अ नेगेटिव कंडीशन, इसमें कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं होगी। मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर, मतलब मैंने एक स्टेटमेंट, एक तथ्य दे दिया, तो उस तथ्य पे मेरा उसको ऑफर नहीं माना जाएगा। बस मैंने बोल दिया हाँ ले ले, तो इसका मतलब एक एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट दी गई, तो एडवर्टाइजमेंट का ऑफर नहीं कहा जाएगा जब तक हम उसको परचेज नहीं करेंगे, उसका एक्चुअल एक्सेप्टेंस नहीं होगा, ठीक है ना। सो इसके बाद देखो बेटा ऑफर में हमने पढ़ लिया, ऑफर की मीनिंग को डिटेल में पढ़ा। सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में आता है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं ऑफर के। ऑफर के दो पार्टीज होते हैं बेटा, ऑफरर और ऑफरी। ऑफरर जो दे रहा है ऑफर, और ऑफरी जो एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर है ना आप? इसके बाद एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफर के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। इसके बाद देखो ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर, तो बेटा इसको मैं ऊपर से बता देता हूँ। ऑफर तो आप सबको बताइए, इनविटेशन टू ऑफर कहने का मतलब है एडवर्टाइजमेंट, इसे एडवर्टाइजमेंट फॉर्म में हमने ऑफर दिया। सो ऑफर में देखो आप, पर्सन जब एक्सप्रेस करता है अपनी विलिंगनेस टू अनदर पर्सन, सो बेसिकली इसको ऑफर बोला जाता है।
इनविटेशन टू ऑफर में जब समथिंग दिया जाता है, इनविटेशन दिया जाता है। ये सेक्शन 2 में होता है, ये कोई सेक्शन में नहीं आता। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है ही नहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। इसके बाद देखो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एंटर कॉन्ट्रैक्ट ये क्या करता है, ऑफर रिसीव करता है, पीपल से नेगोशिएट करता है उसके टर्म्स में, ठीक है ना। ये बेसिकली एसेंशियल टू मेक एन एग्रीमेंट, यस इसमें नहीं होता, ठीक। इसके बाद देखो बेटा ये केस स्टडी है, इसमें डिसीजन हम जो केस स्टडी उसका बस डिसीजन पूछा जाता है, यानी कि कंक्लूजन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आएगा तो उसका कंक्लूजन पूछा जाएगा। इस केस स्टडी में बेसिकली एक ऑफर दिया गया था, फिर उसके बाद एडवर्टीजमेंट, इसको बेटा मैं होमवर्क में दूंगा, पढ़ लेना एक बार, ठीक है ना। इसे इसमें डिसीजन में बस पढ़ लेता हूँ कि टेलीग्राम एक सोशल मीडिया, टेलीग्राम सबके पास होगा। सो टेलीग्राम एक इनविटेशन टू ट्रीट है, नॉट अ वैलिड ऑफर, क्लियर है। देयरफॉर नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड एग्जिस्टेड, यानी एग्जीक्यूटेड यानी कि एग्जीक्यूट नहीं किया गया। तो इसमें हार्वे जो टेलीग्राम एक्सेप्टिंग 9 header was instead an offer facing could either accept or reject. He rejected it, so there was no contact paid. क्लियर है बेटा। तो बेसिकली हमने यही पढ़ा, ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर में, इनविटेशन टू ऑफर एक एडवर्टाइजमेंट मोड में होता है। एडवर्टाइजमेंट मोड में कहने का मतलब है किसी मीडिया सोशल मीडिया से होगा तो उसे ऑफर नहीं माना जाएगा जब तक वो रियली एक्सेप्ट किया गया है, रिटर्न एग्रीमेंट है, ठीक है ना, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल है। क्लियर है ना यहाँ तक? कोई डाउट है बेटा? शिवानी सफूगा, कोई डाउट बेटा? रविंदर, कोई डाउट? नो सर। वेद व्यास, ठीक है। या इसके बाद देखो एक्सेप्टेंस, बोलो बेटा, कोई बोल रहा था कुछ, बोलो बोलो जल्दी बोलो। अब देखो एक्सेप्टेंस में बेसिकली डेफिनेशन, सो बेसिकली इट कम्स अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, ठीक है। सो एक्सेप्टेंस क्या होता है, जब पर्सन किसी ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसे एक्सेप्टेंस बोला जाता है, ठीक है। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स में क्या है, सबसे पहले देखो आप, एक्सेप्टेंस आपका एब्सोल्यूट होना चाहिए। एब्सोल्यूट कहने का मतलब है एक टर्म्स ऑफ कंडीशन के हिसाब से होना चाहिए, विद इन द पीरियड होना चाहिए। कि ऑफर दिया गया, एक हफ्ते में एक्सेप्ट करो, मैंने एक हफ्ते में एक्सेप्ट नहीं किया तो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वुड अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर, कहने का मतलब है मैंने अगर एक्सेप्टेंस ले लिया तो उसमें मैं रिजेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसका सेकंड पॉइंट देखो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ये बेसिकली एक्सेप्टेंस आपका कम्युनिकेटेड होता है एक्सेप्टर से, ठीक है। आपका प्रिस्क्राइब मोड और रीजनेबल मोड में होना चाहिए। ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड इन अ प्रिस्क्राइब मोड एंड ऑफर, अगर देखो इफ ऑफर प्रिस्क्राइब नो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस देन एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल। इसके बाद देखो ये सेम वही बोल रहा है बेटा कि ऑफर लैप्स यानी ऑफर के बीच में, टाइम के बीच में, इससे पहले एक्सेप्टेंस कर लेनी चाहिए। तो acceptance must be given within the specified time. Acceptance should be made before the offer lapse, यानी expire, lapse का यानी कि टाइम का बीतना। इसके बाद देखो बेटा, acceptance cannot precede an offer, कहने का मतलब मैंने ऑफर दिया उससे पहले किसी ने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। पहले ऑफर होगा फिर सेकंड स्टेप में आपका एक्सेप्टेंस है, ठीक है। इसके बाद देखो, रिजेक्टेड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली ऑन रिन्यूअल, कहने का मतलब है कि जो रिजेक्टेड किया गया ऑफर वो कब एक्सेप्ट किया जाएगा, जब उसका रिन्यूअल किया जाएगा, दोबारा से उसे सेल किया जाएगा, फ्रेश ऑफर मेड किया जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा फिर आता है आपका कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। यहाँ तक डाउट है बेटा किसी को? रविंदर, नो वेद सर। व्यास, कोई डाउट? नो सर। शिवानी, कोई डाउट बेटा? नो सर। तो बेसिकली हमने कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या पढ़ा, एक बार शिवानी है क्लास में, शिवानी बताएंगे क्या क्या हमने क्लियर किया आज की क्लास में, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। बोलो शिवानी।
सर हमने आज की क्लास में पढ़ा था कि ऑफर मतलब क्या होता है एंड उसको डिफाइन क्या कैसे वेरी करते हैं। गुड। अभी हम एक्सेप्टेंस पढ़ रहे हैं एंड इससे पहले हमने पढ़ा था कि हम एक्सप्रेस किसको बोलते हैं इन अ लीगल वे। हाँ, और व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या-क्या हों, ठीक है? तो कम्युनिकेशन में देखो आप कुछ वर्ड्स का यूज किया जाएगा, जैसे रिवोकेशन। रिवोकेशन का मतलब होता है रिफ्यूज या रिटर्न कर देना, वापस कर देना, मना कर देना या फिर वापस कर देना, रिवोकेशन का मतलब होता है। तो देखो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, सेक्शन 4 एंड 5। सो ऑफर को कम्युनिकेट करना, एक्सेप्ट करना, रिवोकेशन यानी कि रिटर्न या वापस कर देना, ये आता है सेक्शन 4 और 5 में, ठीक है। सो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब होता है, जब वो नॉलेज ऑफ ऑफरी में आता है, ठीक है। कहने का मतलब है ऑफरी में, जब वो ऑफरी यानी ऑफरी कौन है, जो एक्सेप्ट करे, जब उसके नॉलेज में आ गया कोई गुड्स को ट्रांसफर किया जा रहा है तो वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अब इसमें देखो आप, इसमें समझा रखा है, इसमें देखो जैसे रिवोकेशन या विड्रॉल कैंसिलेशन। रिवोकेशन मैंने बता दिया, रिफ्यूज या रिटर्न करना। तो रिवोकेशन ऑफ ऑफर वैलिड कब होगा, ठीक है ना, जब ऑफरी it is valid before the offeree puts acceptance in course of transmission or it is out of reach to stop it। कहने का मतलब है जब उससे रोका ना जा सके, ठीक है ना। अगर मैंने रोक दिया तो उधर ही ऑफर खत्म हो गया। और रिवोकेशन कहने का मतलब है जब उससे रोका ना जा सके, यानी कि पुट द एक्सेप्टेंस इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि ट्रांसमिशन में से रोका नहीं गया। अब देखो ऑफर तो आ गया समझ में, अब एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कब होगा, जब वो ऑफरी के नॉलेज में आ जाएगा। आया समझ, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा, देखो आप कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हमने पढ़ा। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है, रिटर्न और रिफ्यूज कर देना, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कब होगा, जब वो फुली कंप्लीटेड होगा एक्सेप्टेंस। और ऑफर का रिवोकेशन कब होगा, जब वो रीच आउट टू हाउ टू स्टॉप, ठीक है ना। इसके बाद देखो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ओवर द टेलीफोन। अब जैसे मैंने किसी टेलीफोन से किया, सो बेसिकली क्या होता है, आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इट इज इम्पोर्टेंट दैट acceptance must be audible, heard, understood by the offerer। सो बेसिकली जो acceptance है वो आपका ऑडिबल हो, हियर्ड हो, अंडरस्टेबल हो, ठीक है ना। अगर की पूरी अगर कन्वर्सेशन के बीच में लाइन डेड हो गई, तो बेसिकली ऑफर ने कुछ वर्ड का एक्सेप्टेंस सुना ही नहीं, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। सो बेसिकली इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, अगर होल कन्वर्सेशन बार बार रिपीटेड हो रहा है, ऑफरी को सुनाई दे रहा है, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस माना जाए। क्लियर। तो बेटा मेरा एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है आप सब लोगों से कि जैसे साइलेंस है, कोई पर्सन साइलेंस, और एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है केस स्टडी में कि डज साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड। डज फ्रॉड मैंने बोल दिया, फ्रॉड उसका था। डज साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस, क्या साइलेंस को एक्सेप्टेंस माना जाता है? नहीं No, माना sir. जाता। हाँ, कम्युनिकेट, वेरी, ठीक है ना। कहने का मतलब है अगर सेकंड पर्सन साइलेंस से कुछ नहीं बोला तो एक्सेप्टेंस माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। क्लियर है ना। तो वो हमने अभी इसी में पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट ओवर द टेलीफोन में। क्लियर है बेटा यहाँ तक। Yes, sir. इसके बाद देखो बेटा हमने क्या क्या पढ़ा, भी ऑफर एक्सेप्टेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका आता है हाउ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। तो प्रपोजल इज आल्सो नोन एज द ऑफर, ठीक है ना, हमने पढ़ा था। तो ये बेसिकली कैसे हो सकता है रिवोकेशन। रिवोकेशन बेटा आप सबको बताइए, वेद व्यास, वॉइस आ रही है आपको वेद व्यास। यस सर। रिवोकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। रिवोकेशन का मतलब होता है रिफ्यूज या फिर रिटर्न करना। बेटा देख, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय वर्ड्स कि आप एलएलबी कर रहे हो, एलएलबी थर्ड ईयर तक, जब तक, देख एक बात कहूँ, देखो आपकी इच्छा, आप क्लास छोड़ दो, मैंने मना नहीं किया, बट जो आपकी कॉलेज की डिग्री ले रहे हो ना, एलएलबी की डिग्री ले रहे हो, जब तक नॉलेज नहीं कि व्यर्थ है डिग्री आपके लिए, बस वो यूजलेस है आपके लिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को बेटा वेद व्यास साहब। यस सर।
ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी क्लास के मीडियम से कि क्लास को आप अटेंड करो, संडे को टाइम निकालो। मैं भी बिजी रहता हूँ बेटा, मंडे टू सैटरडे मेरे को भी काम होता है। मैं सैटरडे टाइम निकाल के आ रहा हूँ ना पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। मैं तो अपने पूरे दे रहा हूँ टाइम, पूरे एलएलबी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों को दे रहा हूँ। ठीक समझ हो ना बेटा आप मेरी बात को वेद व्यास, यस सर। समझ हो ना। तो यस देखो सर। समझो, मैं ये कह रहा हूँ जैसे आपकी जो क्लासेस है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेंगी, तो मेरी क्लास भी लो और यूट्यूब पे भी लो। जब एग्जामिनेशन आएगा तो यूट्यूब से ले लेना। कोई डाउट होगा मैडम से बोलना, मैडम मुझसे बात करेंगी, मैं हर डाउट को क्लियर कर दूंगा। किसी का पॉसिबल हो द्वारका मोड़ में सेंटर अकेडमी आप सबको बताए। मैं सबसे ये कहता हूँ क्लास को फिजिकल फॉर्म में अटेंड करो, तो एक टीचर और स्टूडेंट का एक इंटरेक्शन बना रहे। समझ हो ना मेरी बात को, ठीक है ना। अगर क्लास, मैं ये नहीं कह रहा जैसे कई बच्चे आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, अभी क्लास के एंड में मैं बात करूंगा कुछ, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, वो उनके लिए ऑनलाइन पॉसिबल है, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। बट जो बच्चों के लिए घर के पास है भाई, 2 घंटे की तो क्लास है, 10 घंटे की तो क्लास है, और 2 घंटे पता नहीं चलते कैसे बीत जाते हैं, ठीक है ना। तो मेरा मोटिव ये बोलने का, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ कि क्लासेस को अटेंड करो। डिग्री आपके पास होगी, नॉलेज आपके पास होगी, आपको प्रॉपर अच्छी सी जॉब मिलेगी। प्रैक्टिस में जाना, प्रैक्टिस में जा सकते हो नॉलेज के हिसाब से, ठीक है ना। बट ये नहीं करना मैंने डिग्री ले लिया और मेरे को किसी चीज की नॉलेज नहीं, समझ रहे हो ना। पता होना चाहिए, क्योंकि आते कभी हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे, हिंदू लॉ पढ़ेंगे, पता ही है भाई डाइवर्स कैसे होता है, ठीक है ना। डाइवर्स का मतलब क्या होता है, मुस्लिम लॉ में तलाक क्या होता है, मुस्लिम लॉ में शादी कितनी कर सकते हो, तो इससे कोई फायदा नहीं बेटा इस चीज से, ठीक है ना। समझ गया ना रविंदर, वेद व्यास, यस सर। शिवानी, सफुगा, आपको क्लियर है ना बेटा बात मेरी, Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक है ना। अब देखो आज जितनी प्रेजेंट है, मैं चाहता हूँ हमारी एलएलबी की क्लासेस के मई तक प्रेजेंस रहे, ठीक है ना। मैं तो ये चाहता हूँ, पूरी कोशिश रहनी भी चाहिए। मैं मानता हूँ अगर एक क्लास मिस हो गई, सबके घर में दिक्कतें होती हैं, संडे को कोई काम आ गया, ऑफिस बुक से बुलावा आ गया, कहीं चले गए, तो यूट्यूब से क्लास लो, मैंने मना नहीं किया, यूट्यूब से काफी इफेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। यूट्यूब में आपके पास लिंक पहुंच जाएगा, ठीक है ना, क्लासेस की रिकॉर्डिंग प्रॉपर चलती है, ठीक है। तो इसमें मेरी एलएलबी की सारी क्लासेस आप देख भी सकते हैं। तो बेसिकली देखो आप बाय, अब देखो हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं, क्योंकि आज मुझे कंसिडरेशन कंप्लीट कराना है, ठीक है ना। ठीक, फिर मैं 3:45 तक क्लास रखूंगा, फिर कुछ डिस्कशन करना, इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है मुझे, ठीक है ना। तो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कैसे होता है, सबसे पहले देखो नोटिस, मैंने नोटिस दे दिया भाई मुझे नहीं कराना तुझसे, नहीं करना, ऑफर देना ही नहीं, मुझे देना ही नहीं किसी पार्टी को, तो मैंने एक नोटिस डाल दिया। लैप्स यानी एक्सपायर, टाइम का बीतना, तो टाइम का बीत गया, असर का कोई अप्रूवल ही नहीं आया मेरे पास, मैंने ऑफर तो दिया बट ऐसा एक्सेप्टेंस हो ही नहीं रही, तो मैं क्या करूंगा, ऑफर को रिटर्न कर दूंगा, रिफ्यूज कर दूंगा, ठीक है ना। एक्सेप्टर ने क्या करा, कंडीशन रख दी, ठीक है ना, कंडीशन से क्या हो गया, मेरा फेलियर हो गया। अब एक्सेप्टेंस ने क्या कंडीशन रख दी, जैसे मैं 1000 का सामान दे रहा हूँ, उसने कितने में एक्सेप्ट किया, 500 में, 200 में, तो उधर ही आपका ऑफर क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, यानी कि वो खत्म हो गया, रिजेक्टेड या रिफ्यूज हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखो प्रपोजल, प्रपोजल कहने का मतलब है कि ऑफर का डेथ हो गया, इंसैनिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसैन, इंसैनिटी का मतलब क्या होता है बेटा, हाँ मतलब क्या होता है Lunatic. सब, हाँ लूनेटिक, लूनेटिक यानी मतलब पागल होने, एक तरह से पागल हो गया वो, मेंटली अनसाउंड पर्सन नहीं है साउंड। इसके बाद देखो ऑफर आपका एक्सेप्टेड नहीं होता प्रिस्क्राइब्ड मोड में, ठीक है ना। इसके बाद देखो ऑफरिंग एक काउंटर ऑफर, क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो करेंगे आज पूरा कंप्लीट, उसके बाद रिविजन कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो कंसिडरेशन का लैटिन वर्ड, तो बेटा तो टॉट में लैटिन वर्ड के, ठीक है ना, जैसे इसमें कंसिडरेशन का दे रखा है क्योर क्यों, प्रो क्यों का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, क्लियर।
So cure, procure is a Latin word which is taken in English form as something in written. Clear? So it is defined and section D. Basically, when at the desire of the promisor, the promisee, बेसिकली कंसिडरेशन कहने का मतलब है कि मैंने ऑफर कर दिया, ठीक है ना। ऑफर ये बेटा पूरी लॉ लैंग्वेज है, ठीक है ना। आपका रिटर्न एग्जाम नहीं है तो इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, बेशक ऊपर से देख लो इसे कि ये मीनिंग है, फिर टिक करके आ जाना ऑप्शन, ठीक है ना। प्रोमिसर के डिजायर पे प्रोमिसी ने उसे एक्सेप्ट किया, ठीक है ना। एक्सेप्ट करने के बाद प्रोमिसी का एक प्रॉमिस है कि उसको समथिंग इन रिटर्न कुछ समथिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बेसिकली कंसिडरेशन का मीन्स क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न। सो इट मे बी अब्स्टिसेंस, यानी ये बेसिकली एक तरह का प्रॉमिस है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब जी देखो सर। बेसिकली यहाँ पे सेक्शन 2 सब सेक्शन डी में आता है कंसिडरेशन। क्लियर? सो इसके आगे बेटा एक नोट लिखा हुआ है सेक्शन 25। सो 25 का भी होल्ड पे रखते हैं, इसको मैं नहीं करा रहा, ठीक है ना। वैसे ऊपर से बता देता हूँ, कंसिडरेशन कहने का मतलब है कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स दिया, ठीक है ना। और मिस्टर बी ने क्या करा, गुड्स की जगह पे उसे मनी दिया। सो बेसिकली इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन, इट इज अ वैलिड। क्लियर? अब मिस्टर बी ने पैसे देने से मना कर दिया तो वर्ड कंसिडरेशन, मना हो गया तो वर्ड हो गया, ठीक है। तो बेसिकली देखो मैं अभी इसको होल्ड पे रख रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा एक मिनट को मैं नीचे देख लेता हूँ। हाँ ये नीचे ही है, चलो कर ही लेंगे इसे। पहले अभी रुक जाओ, मैं वो नहीं करा रहा। सेक्शन 25 कहने का मतलब है अगर कोई एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के हुआ तो वाइड, ठीक है ना। जैसे कि आपका मैं एग्जांपल देता हूँ, वाइड कंसिडरेशन, जैसे हम बिना कंसिडरेशन के कोई काम करें, उसके एग्जांपल में बेटा आप जैसे आपका ये आ गया फैमिली सेटलमेंट आ गया, ठीक है ना। किसी का मैरिज हो गया, लीगल प्रोसीडिंग हो गया, ये विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है ना, तो इसे वाइड माना जाता है। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन में देखो 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो तीनों के तीनों कंसिडरेशन क्या होते हैं, वैलिड कंसिडरेशन, ठीक है ना। सो बेसिकली प्रॉमिस करने से पहले प्रोमिसर ने रिसीव कर लिया कंसिडरेशन, ठीक है ना, उससे पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन कहने का मतलब है, जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, फ्लिपकार्ट और अमेजोन, वो ऑनलाइन पेमेंट कराते हैं बेटा। तो ऑनलाइन पेमेंट में उनको पहले पेमेंट चली गई, गुड्स तो मेरे पास आए, समझ गए ना बेटा ये मेरी बात। तो इससे पास्ट कंसिडरेशन क्या है, ठीक है ना। तो जो अमेजोन में ऑनलाइन पेमेंट गया, अमेजोन फ्लिपकार्ट को जो मनी मिला वो क्या है, पास्ट कंसिडरेशन। प्रेजेंट कंसिडरेशन कहने का मतलब है जब अभी मुझे गुड्स मिला तो मैंने कैश, सीओडी को क्या बोलेंगे, तो प्रेजेंट कंसिडरेशन, कैश ऑन डिलीवरी। फिर फ्यूचर कंसिडरेशन में क्या आता है, जो फ्यूचर डेट को दी जाती है। अगर इसका एक परफेक्ट एग्जांपल दिया जाए तो जैसे मैंने कोई गुड्स या बाइक स्कूटी को इजी मंथली इंस्टॉलमेंट मिला, ईएमआई मिली, समझ गए ना बेटा। कुछ पैसा डाउन पे करा दिया, कुछ पैसा ईएमआई में करा दिया। तो जो ईएमआई में पैसा जा रहा है वो फ्यूचर कंसिडरेशन में, ठीक है। अब बेटा इसके एसेंशियल एलिमेंट्स है, इसको पढ़ेंगे हम। सबसे पहले जो कंसिडरेशन है वो आपका मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, ठीक है ना। जो कंसिडरेशन आपका प्रोमिसर के डिजायर पे मूव होगा, जो भी डन होगा वो डिजायर ऑफ प्रोमिसर होगा, ये नॉट वॉलेंट्री, नॉट एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी। क्लियर है बेटा? कहने का मतलब है जो ऑफर दे रहा है उसके हिसाब से कंसिडरेशन हो। अब आप खुद सोचो, मैं गुड्स दे रहा हूँ तो मैं अपने हिसाब से मनी को बताऊंगा ना कि मनी इतना लगेगा। हाँ, उसी हिसाब से जो ऑफरी कौन है, जो एक्सेप्ट करे वो पैसे देगा ऑफरर को। क्लियर है बेटा रविंदर? सर वेद यस व्यास सर क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है ना। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, ठीक है ना। ऐसे मैं अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो पूछ लेना, ठीक है। सो बेसिकली फर्स्ट पॉइंट में मैंने क्या पढ़ा, कंसिडरेशन मस्ट बी डिसाइडेड बाय द
promiser or the offerer. अब इसके बाद देखो ये कहाँ से कंसिडरेशन स्टार्ट होना चाहिए, प्रोमिसी से फ्रॉम एनी अदर पर्सन, कहने का मतलब है डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो स्ट्रेंजर भी क्या कर सकता है, कंसिडरेशन दे सकता है, ठीक। इसके बाद बेटा ये सबसे फेमस केस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, चिन्नैया वर्सेस रमैया। इसने कभी जो आप पढ़ रहे हो बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये बेसिकली ग्रेजुएशन बीकॉम में किसमें आता है, बीबी में बिजनेस लॉ में आता है, ठीक है ना। इसको बिजनेस लॉ में काउंट किया जाता है, तो बच्चे ग्रेजुएशन में इसको पढ़ लेते हैं। चिन्नैया वर्सेस रमैया एक फेमस केस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो इसमें बेसिकली होता है क्या, टू लेडीज होती है, ठीक है ना। मैं इसको पहले ऊपर से बता देता हूँ बिना इसको समझाए, ठीक है ना, ऊपर से समझ में आ जाएगा इसका कंक्लूजन, डिसीजन याद होना चाहिए। तो दो पर्सन होते हैं, एक ओल्ड लेडी होती है और एक उसकी डॉटर होती है, ठीक है। तो ओल्ड लेडी क्या कहती है, मैं मरने के बाद तू मेरा घर ले लियो, बट अपने मेरे घर में अपने पापा को रख, मतलब दादाजी को रख के रहियो, ठीक है ना, अंकल को रखे रहियो, ओल्ड अंकल को। अब ओल्ड अंकल को रखने के बाद जो वो डॉटर है उसको कंसिडरेशन देना पड़ेगा, वो रह रही है ना घर में, तो उसे रेंट तो देना पड़ेगा, कोई फ्री में तो ऐसे रह नहीं सकता। तो उसके मरने के बाद, ओल्ड लेडी के मरने के बाद जो डॉटर है वो क्या करती है, डॉटर अमाउंट पे नहीं करती। तो दिस इज अ वैलिड कंसिडरेशन और वर्ड कंसिडरेशन। वर्ड कंसिडरेशन, वेरी गुड। शिवानी सफुगा, वर्ड है कि वैलिड कंसिडरेशन है, बताओ बेटा ये, बोलो बोलो बेटा, वैलिड कंसिडरेशन वर्ड कंसिडरेशन। इट्स वर्ड बोलो बोलो। कंसिडरेशन ना सर, क्योंकि सिर्फ उसको वर्ड्स दिए थे, कोई लीगल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हाँ, कंसिडरेशन। वेरी गुड, ठीक है ना। तो देखो आप इसमें क्या है, बेसिकली अब इसको मैं पढ़ा देता हूँ, जल्दी से पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक लेडी थी, डीड के अनुसार गिफ्ट के, वो सर्टेन प्रॉपर्टी अपनी डॉटर को देती है, ठीक है ना। अब डॉटर में वो कहती है कि उसका ब्रदर वही अंकल, कि उसको गिफ्टेड के तौर पे दिया गया। ऑन द सेम डे उसके डॉटर एग्जीक्यूट करती है राइटिंग में कि वो अनुटी का अमाउंट, कुछ पेनुटी इज टाइप ऑफ मॉनिटरी, जैसे रेंट टाइप है, ठीक है ना। आफ्टरवर्ड्स जो डॉटर डिक्लाइंड टू फुलफिल हर प्रॉमिस टू पे हर अंकल, सेइंग नो कंसिडरेशन हैव मोर फ्रॉम हिम, ठीक है ना, नो कंसिडरेशन नहीं जाएगा मेरी तरफ से। तो कोर्ट हाउएवर हेल्ड दैट द अंकल कुड sue इवन नो पार्ट ऑफ रिसीव। क्लियर है ना बेटा यहाँ पे। तो कोर्ट ने क्या जस्टिफिकेशन दिया कि जो मदर ने दिया था, वो मदर जो कंसिडरेशन मांग रही है वो एकदम सही मांग रही है, डॉटर को देना चाहिए। क्लियर है ना, क्योंकि वो उसके घर पे रह रही। क्लियर है बेटा यहाँ तक, मैं आगे चलूं, बताओ बेटा वेद व्यास। जी सर। अच्छा, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद कंसिडरेशन आपका क्या होता है, समथिंग ऑफ वैल्यू, समथिंग ऑफ वैल्यू शुड बी रियल, ये आपका रियल का होना चाहिए। इट मे बी एक्ट अब्सिस्टेंस और रिटर्न प्रॉमिस। अब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मैं इसको समझाता हूं, मैंने उधर इसी के लिए होल्ड पर रखा। अब्सिस्टेंस का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव कहने का मतलब है नेगेटिव सेंस में। प्रॉमिस टू नॉट टू स्मोक इज अ नेगेटिव एक्ट, आया समझ। अरे मतलब मैंने कोई प्रॉमिस किया मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा, मतलब एक तरह से इंग्लिश का वर्ड जो लॉ में लाया गया कि नेगेटिव दिखा रहे, नेगेटिव सेंस दे रहे एक तरह से। एब्सिस्टेंस का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है ना। देखो एब्सिस्टेंस आपका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होते हैं, वैसे नो नेगेटिव ही है, ठीक है ना। ये एक मिनट तुम ऊपर देख लेते, मैंने पढ़ा है दोनों ही। हाँ एब्सिस्टेंस नेगेटिव मांगेंगे, ठीक है ना, और एब्सेंट पॉजिटिव। देखो आप इसमें क्या कह रहा है, प्रॉमिस टू नॉट टू स्मोक इज अ नेगेटिव है, तो एब्सिस्टेंस में आ गया। ये भी एक क्लास से कंसिडरेशन ही, कि मैंने किसी को गुड्स कहा और उसको बोला कि तू आगे से स्मोक नहीं करेगा, तो बेसिकली कंसिडरेशन में आ गया। प्रॉमिस टू नॉट टू रेफर मैटर टू द कोर्ट, किसी भी मैटर को कोर्ट में ले जाना, ये भी आपका एब्सिस्टेंस है। प्रॉमिस टू परफॉर्म एट द वेडिंग एनिवर्सरी, प्रॉमिसेस टू डू,
ठीक है ना। सो बेसिकली हमने कंसिडरेशन में पढ़ा, ये आपका प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट तीनों में होता है, ठीक है ना। अब बेसिकली पास्ट कंसिडरेशन में कोई कंसिडरेशन नहीं होता अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ। क्लियर है बेटा यहाँ तक? सो मैं ये कहना चाहूंगा, देखो आप, जो पास्ट कंसिडरेशन, ठीक है ना, वो इंग्लिश लॉ के अंदर नहीं आता, बस उसे हमने थ्योरेटिकल नॉलेज से पढ़ा है, ठीक है ना। फिर आता है लास्ट, इट मस्ट नॉट अनलॉफुल। नॉट अनलॉफुल कहने का मतलब इट मस्ट बी लॉफुल। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना, समझ लो ना बेटा। फिर इसके बाद देखो, कंसिडरेशन इज लॉफुल इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। बोला ये लॉफुल कब तक माना जाएगा, जब तक वो किसी से प्रोहिबिटेड नहीं हुआ है, फ्रॉडुलेंट नहीं हुआ है, प्रोविजन ऑफ लॉ को डिफीट नहीं कर रहा है, किसी पर्सन को इंजरी नहीं किया है, या फिर कोई अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी आगे पढ़ेंगे बेटा, सेक्शन 27-28 में आता है, ठीक है ना, जो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के लिए होता है। मैरिज को रुकवाना, किसी के बिजनेस को रुकवाना, तो वॉइड एग्रीमेंट होता है। क्लियर है ना बेटा? यहाँ तक क्लियर है बेटा? कोई डाउट है कंसिडरेशन में, पूछ सकता है, बोलो बेटा। No, वेद व्यास, रविंदर, कोई डाउट? no sir. इसके बाद देखो आप, फिर आता है आप आपके पहले, ये तो पहले ही पढ़ लेते हैं। जनरल रूल देखो आप, देखो जनरल रूल देखो आप, एग्रीमेंट मेड विदाउट द कंसिडरेशन इज, जो जनरल कहता है वो वैलिड है। क्लियर है यहाँ तक? जहां नहीं वो वर्ड, अब वो वर्ड कहाँ कहाँ वैलिड माना जा सकता है, कहाँ कहाँ माना जा सकता है। सबसे पहले देखो आप, एक्सेप्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँ ये हर बार एग्जाम में पूछा गया। जैसे मैं आपसे एग्जांपल लेना चाहता हूँ बेटा, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, ठीक है ना, मैंने अपने एक रिश्तेदार को गिफ्ट दिया, तो क्या वो रिश्तेदार जरूरी है मुझे गिफ्ट देगा? तो कंसिडरेशन वैलिड है कि No. इनवैलिड है? Invalid. वैलिड है, कंसिडरेशन वैलिड है बेटा, वैलिड है। आपने तो दे दिया, मैंने तो दे दिया ना, तो मैं उससे रिटर्न में वापसी नहीं मांग सकता, एक्सपेक्ट नहीं नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो वैलिड वैलिड माना जाएगा। आ गया ना समझ? हाँ जी, तो एक कुछ केसेस है बेटा जहां पे कंसिडरेशन ना होते हुए भी इसे वैलिड माना गया है। वॉलंटियर क्लियर बेटा यहाँ तक? आ रहा है ना Yes. समझ में? जी सर। पहले मैं ऊपर से बता देता हूँ, फिर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये देखो लास्ट टॉपिक है, क्योंकि आपको भी लग रहा होगा ज्यादा पढ़े, तो देखो मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। मेरा नाम लव मिश्रा, मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ, मैं कभी भी ये थोड़ा पढ़ाता हूँ, एकदम डिटेल, एकदम पूरा सागर तक समझा देता हूँ कि बच्चे को कोई डाउट ही ना रहे। सो बेसिकली देखो आप, प्रॉमिस किसके मेड पे भी आप किया गया, ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। क्लियर है बेटा? किसने अपने अफेक्शन के द्वारा, जैसे मेरे चाचा चाची, दादा दादी, किसी ने भी गिफ्ट दे दिया किसी सेलिब्रेशन, तो उस कंसिडरेशन को वैलिड माना जाता है, वो वर्ड नहीं होता, मैं उससे कुछ मान नहीं सकता। मैंने देश के लिए सेवा की है, प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विस, देश के लिए सेवा कर रहा हूं, तो क्या मैं देश के लिए कुछ मांगूंगा? क्या नहीं मांगूंगा। प्रॉमिस मेड टू पे अ टाइम बार डेप्थ। टाइम बार डेप्थ क्या होता है? जो डेप्थ और जो डेप्थ चला आ रहा है, अभी इसको आगे करता हूँ। इसके बाद कोई गिफ्ट दिया, गिफ्ट में भी कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं करा जाएगा। एजेंसी, एजेंसी कहने का मतलब है, देखो आप, जैसे कि हम इंडियन, अभी तो क्या आप पढ़ोगे नहीं, एलएलबी सेकंड ईयर में बेटा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ठीक है। उसमें हम इंडेमनिटी पढ़ते हैं, गारंटी पढ़ते हैं, इसके बाद बेलमेंट पढ़ते हैं, प्लेज पढ़ते हैं, प्लेज के बाद लास्ट में क्या पढ़ते हैं? एजेंसी पढ़ते हैं। क्लियर है बेटा? सो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक कॉन्सेप्ट आता है एजेंसी। एजेंसी का मतलब होता है प्रिंसिपल ने किसी एजेंट को अपॉइंट किया, ठीक है। जैसे कि मुझे किसी के अंडर काम सीखना है, ऐसा लॉ, आप लॉ सब कर रहे हो एलएलबी, तो एलएलबी करने के बाद आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी,
वो शायद 6 महीने की एक्स्ट्रा काम सीखने के लिए, ठीक है ना, एक्स्ट्रा काम सीखने के लिए 1-2 महीने के लिए आपको कहीं काम करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है, जो काम सिखा रहे हो वो प्रिंसिपल है और जो आप काम सीख रहे हो वो एजेंट। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो मान के चलो उसने आपसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि भाई मैं तेरे को सिखाऊंगा बट सिखाने में तुझे कोई पैसा नहीं दूंगा। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि वाइड है? ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ठीक है ना, क्योंकि मैं उससे सीख रहा हूँ ना, तो इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं किया जाए। क्लियर है बेटा यहाँ तक? क्लियर है बेटा? कोई डाउट है शिवानी, सफूगा आपको? वेद व्यास, रविंदर, कोई डाउट नहीं है ना Clear. No, बेटा? sir. आगे चले हम। No, sir, it's ठीक है ना? clear. इसके बाद देखो क्रिएशन ऑफ एजेंसी के बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हम क्या पढ़ते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ठीक है ना, इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ये भी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। इसमें 3 पार्ट ही होते हैं, आज सुबह ही पढ़ा है मैंने 12 से 2 में। देखो आप, डेब्टर, क्रेडिटर और आपका श्योरिटी। जो श्योरिटी लेता है कि ये क्रेडिटर ने पैसे नहीं दिए तो मैं इसकी जगह पे दूँ, तो इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होती है। क्लियर है ना बेटा यहाँ तक? कोई डाउट है इसमें? नहीं है? इसके बाद देखो रिमिशन आता है। रिमिशन होता है लेसर अमाउंट को एक्सेप्ट करना। ये भी आ गया ब्रीच में पढ़ना, ठीक है ना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से डिटेल से पढ़ोगे आप, ठीक है। इसके बाद देखो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना कॉन्सेप्ट, प्रॉमिस मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सो बेसिकली अगर कोई एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के है तो उससे वैलिड माना जा सकता है। किस केस में माना जा सकता है? जब वो नेचुरल लव या अफेक्शन। मेरे बातों को ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में 100 एंड 100% आएगा क्वेश्चन, हर बार आना है एग्जाम, तो आप में भी आएगा, ठीक है ना। सो बेसिकली इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग, registered under the law, made on account of natural love and affection, made on account of natural love and affection। तो इसको क्या माना जाता है? इसको माना जाता है आपका वैलिड कंसिडरेशन। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखो प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर वॉलंटरी सर्विस। वॉलंटरी सर्विस मैंने शॉर्ट में बता दिया, देश की सेवा के लिए मैंने कोई सर्विस की बिना कोई रिक्वेस्ट की। वॉलंटरी सर्विस मीन सर्विस डन विदाउट एनी रिक्वेस्ट, ठीक है ना। मैंने अपने कंट्री के लिए कोई सर्विस की है तो इसमें मुझे कंसिडरेशन नहीं चाहिए कि भाई मैंने काम किया मुझे भी कुछ वापस में चाहिए, तो ऐसा नहीं है, इससे वैलिड कंसिडरेशन माना जाता है। सो इट इज वैलिड इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ये वॉलंटरी इच्छा अनुसार होना चाहिए, वॉलंटरी यानी इच्छा अनुसार होना चाहिए, प्रोमिसर के द्वारा किया जाना चाहिए। प्रोमिसर कौन? जो कर रहा है काम को। प्रोमिसर उस काम को करते समय एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। फिर लास्ट में बेटा क्या है, जो इंटेंशन है वो कंपनसेट होना चाहिए प्रोमिसी को। क्लियर है बेटा यहाँ तक? और ये आपका लीगल होना चाहिए। क्लियर? सो इसका एग्जांपल आपको दे रखा है, जेठालाल ने बबीता का पर्स पान किया और उसे वापस कर दिया। तो बबीता ने उसको प्रॉमिस किया 50 रुपीज देगी, तो ये क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाए। क्लियर है ना बेटा यहाँ पे? अब इसके बाद आता है प्रॉमिस टू पे द टाइम बार्ड। सो बेसिकली बेटा आगे जितने भी हम लॉ पढ़ेंगे उसमें एग्जांपल्स है हर नोट्स में। मैं अपनी क्लास में नोट्स के साथ ही आता हूँ, सारे नोट्स प्रिपेयर होते हैं मेरे, ठीक है ना। सो नोट्स में आपको कभी कुछ ना आए ना समझ, तो आप एग्जांपल को रीड आउट कर लो, उससे आपको पूरा जो कंटेंट है वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल में देखो, मैं एग्जांपल पहले समझा देता हूँ, ठीक है ना। एग्जांपल में क्या बोला गया है, जैसे राम ने लक्ष्मण से 1000 रुपये उधारी ली। अब इस उधारी को किसके अंडर लाया गया? लिमिटेशन एक्ट में, ठीक है ना। सो लिमिटेशन एक्ट भी आपका एलएलबी सेकंड ईयर में आता है, ठीक है ना। लिमिटेशन एक्ट का मेन मोटिव मैं बताता हूँ कि उसको 3 साल तक कोर्ट केस फाइल किया जा सकता है। 3 साल के बाद वो कोर्ट उसे वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, ठीक है ना। तो राम ने एक रिटर्न प्रॉमिस साइन किया 500 रुपए देने के लिए, प्रॉमिस से वैलिड, बाइंडिंग विदाउट एनी फ्रेश कंसिडरेशन। क्लियर है ना बेटा यहाँ पे? कहने का मतलब है टाइम बार्ड, यानी कि जो मैं पुराना नहीं दे पा रहा तो कुछ नया लेसर अमाउंट में देता रहूं, ठीक है ना। सो प्रॉमिस बाय अ डेटर टू पे अ टाइम बार्ड डेट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, but the promise must be in writing. It must be signed by the promisor or authorized agent.
ठीक है। सो बेसिकली प्रॉमिस में बी टू पे द होल और पार्ट ऑफ डेट, ठीक है। इसके बाद देखो फिर आता है क्रिएशन ऑफ एजेंसी। सो एजेंसी हमने क्लियर कर लिया था, एजेंसी ऑफ करंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये मैंने डिटेल में बता दिया। अभी बेटा आप इसको ऐसे समझो, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे एलएलबी सेकंड ईयर, ठीक है। सो बेसिकली एजेंसी मैंने बता दिया, एजेंसी काम कराते समय कंसिडरेशन की डिमांड नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कंप्लीटेड गिफ्ट्स, कंप्लीटेड गिफ्ट्स कहने का मतलब है देखो आप कि जैसे एग्जांपल में दिया गया है, विराट ने एक वॉच दिया अनुष्का को उसके बर्थडे में, बाद में विराट उसको वापस से मांग रहा है क्योंकि इसमें उसको कंसिडरेशन तो मिला ही, ठीक है ना। तो इसको रिकवर नहीं किया जा सकता। गिफ्ट वंस मेड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। आ गया ना समझ, जैसे मैंने शादी का बताया बेटा, ने कोई गिफ्ट दिया, आप गिफ्ट देने के बाद कोई भी आपको का हाँ हाँ मुझे भाई खुद सोचो ना यार, आज की तारीख में लड़ाई शुरू हो जाएगी। और क्या, वो तो मर्जी है ना बेटा, वो कुछ भी दे सकता है। हाँ, हमें ये करना नहीं चाहिए, मन नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है बेटा, किसी को डाउट है इसमें? इसके बाद देखो फिर आता है रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है लेसर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट इज एक्चुअली टू बी परफॉर्म। क्लियर है यहाँ तक? रिमिशन रिसीशन ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे हम आगे चल के, एकदम लास्ट टॉपिक में, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ तक क्लियर है? बताओ किसी को डाउट है इसमें अभी? नो सर। नो सर। शिवानी, सफुगा, आपको डाउट बेटा कोई? नो वेद सर। व्यास, क्लियर कोई डाउट है? अभी तक अच्छे से समझ में आ रहा है ना मेरा? जी। पूरा हाँ क्लियर आ जी रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? ठीक है नो ना। सर। अब देखो अभी है हमारे पास टाइम, मैं एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, ठीक है ना। तो इसके बाद नोट्स में जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटिविटी ऑफ कॉन्टैक्ट, स्ट्रेंजर टू द कॉन्टैक्ट, इसको बेटा मैं होल्ड पे रखूंगा। उसका रीजन, ठीक है ना, जब तक मैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकता उसके बाद ही मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कराऊंगा। क्लियर? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इमेजिनरी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। मैंने इमेजिनेशन से कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ साइन किया, वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उसका पूरा कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन जब तक मैं नहीं दे पाऊंगा ये नहीं करा सकता, क्योंकि कुछ तब समझ ही में नहीं आएगा ये चीज। तो मैं अभी इस पेज को होल्ड पे रखता हूँ, ठीक है। मैं बस प्री कंसेंट के कॉन्सेप्ट पे आता हूँ जो मुझे अभी कराना है। क्लियर है बेटा? चलूं आगे मैं? बताओ बेटा, शिवानी, सफुका, चले आगे? यस सर। अरे ठीक है। अब देखो फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फ्री कंसेंट, कोई मुझे जवाब देना चाहेगा? फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? बिना किसी प्रेशर के हाँ। कंसेंट देना agree। आज बताओ बेटा, फ्री कंसेंट का मतलब? विलिंगनेस बोलो विदाउट बोलो एनी बेटा, ड्यूरेस फ्री और कंसेंट का। कंस्ट्रेंट। हाँ वेरी गुड। किसने जवाब दिया बेटा? रविंदर ने मुझे। सर रविंदर बेटा आप ही ने जवाब दिया कि वेद व्यास ने जवाब दिया मुझे? यस सर। अच्छा अच्छा रविंदर, ठीक है ठीक। सो फ्री का वेद व्यास वॉइस आ रही है आपको? यस सर। तो आ गया ना बेटा वेद व्यास समझ में? देखो Yes. कुछ भी आंसर दो बट आंसर दो, ठीक है ना। ये नहीं कि साइलेंस रहना है। जब मैं जब नाम ले लेके बोल रहा हूँ इंट्रैक्शन ही बात किया, ठीक है ना। तो आप नाम ले, मतलब हम ऐसे क्वेश्चन आस्क करेंगे एक दूसरे से, ठीक है ना। सो बेसिकली सम देखो इसमें क्या कह रहा है, फ्री कंसेंट, कोई मैं प्रेशर में नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। क्लियर है यहाँ तक? फ्री ऑफ माइंड, फ्री ऑफ माइंड से मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर। क्लियर? व्हेन कंसेंट इज टू बी फ्री, कंसेंट इज टू बी फ्री। अब बेटा एक चार्ट दिख रहा होगा आप सबको, दिखा? Yes sir. सो बेसिकली ये टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू फर्स्ट स्टार्टिंग से बताऊंगा, बट आपको एक ऊपर से इसका ओवरव्यू दे देता हूँ आज की क्लास में, ठीक है ना। ओवरव्यू देने का मतलब है देखो फ्री कंसेंट हमने पढ़ा, इसमें
कंसेंस एड इडम एड, ठीक है ना, मीटिंग ऑफ फ्री माइंड्स आप पढ़ लेने से। इसके बाद देखो सेक्शन 14 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, फ्री, ठीक है ना। हमने सेक्शन 13, तो ध्यान से देखना, सेक्शन 13 है फ्री कंसेंट की मीनिंग के लिए, सेक्शन 14 है जब वो एब्सेंट रहेगा, जब वो एब्सेंट रहेगा। सेक्शन 15 है कोर्जन, ये आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर बार आए एग्जाम में। कोर्जन अंडर इन्फ्लुएंस विद सेक्शन के साथ लर्न करना, कोर्जन अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, क्लियर। सो कोर्जन क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। कोर्जन का मतलब क्या होता है, मैं किसी के ऊपर गन पॉइंट करके उससे साइन करा रहा हूँ या धमकी दे रहा हूँ, थ्रेटन कर रहा हूँ कि साइन कर दे नहीं तो मैं तेरी बेटी को मार दूंगा, तेरे बच्चे को मार दूंगा। तो बेसिकली इसको क्या कहा जाता है, कोर्जन कहा जाता है। सो बेटा कोर्जन, इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, ये सारे के सारे वाइडेबल होते हैं। इसको लिख लेना है कॉपी में, ठीक है ना। इनको सबको क्या बोला जाता है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। मैं पूछूंगा आगे नेक्स्ट क्लास में। हमने क्या पढ़ा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल वाला होता है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो नॉट एनफोर्सेबल वाला होता है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है, जब कोई एक पर्सन गलत कर रहा है, ठीक है ना, जब कोई एक पर्सन गलत कर रहा है और दूसरा पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर सकता है, उसे वाइडेबल कहा जाता है, ठीक है ना। The one person has the option to breach the contract, ठीक है ना, so it's called voidable contract। so voidable contract में क्या क्या आ गया, coercion, influence, fraud और misrepresentation। so coercion मैं ऊपर से बता देता हूँ बेटा, coercion है threaten करना। अंडर इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, देखो अंडर इन्फ्लुएंस में आपका एक रिलेशन आ जाता है, पेशेंट डॉक्टर का रिलेशन, ब्रदर सिस्टर का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन। हाँ, प्रभाव में आके मैंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया और उससे मुझे उससे लॉस है, तो केस क्वेश्चन में पूछ सकता है, बताओ ये वॉइड, वैलिड या वॉइडेबल, तो हम क्या लिखेंगे, वॉइडेबल। किसी ने मुझे कुत्ता डॉग सेल किया और ये बताया नहीं कि वो पागल है, तो ही इज मेकिंग द फ्रॉड, ठीक है ना, वो मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। किसी ने मिसरिप्रेजेंटेशन में, देखो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में फर्क क्या होता है बेटा, फ्रॉड इंटेंशनली किया था। इंटेंशनली किया जाता है, जानबूझकर। मिसरिप्रेजेंटेशन, हाँ बेटा वेरी गुड, मिसरिप्रेजेंटेशन होता है अनइंटेंशनल, ठीक है ना, गलती से हो गया। अब जैसे किसी केमिस्ट ने किसी को वो किसी पर्सन को मेडिसिन दी, वो क्या कहता है एक्सपायरी डेट के बाहर, तो उसकी वो मिस रिप्रेजेंटेशन, क्लियर है ना। इसके बाद देखो मिस्टेक में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मिस्टेक में होता है आपका यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल जो एक पर्सन गलती करता है, ये होता है आपका वाइडेबल, वाइडेबल होता है, ठीक है। और इसके बाद बायलेटरल होता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो दोनों पार्टीज गलत है, क्लियर है ना। तो देखो आप बेटा, मैं थोड़ा सा करा देता हूँ, ठीक से भी थोड़ी सी क्लास लेट स्टार्ट हुई थी। तो कोर्जन का मतलब क्या होता है बेटा, देखो मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। जो आईपी के तहत फोरबिट किया गया, प्रोहिबिटेड किया गया, जो आईपीसी के तहत गलत है करना किसी दूसरे पर्सन के साथ, विद द व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन। किसी, ये डायग्राम से भी दिख रहा होगा बेटा, कंसेंट पाने के लिए हमने गन पॉइंट कर रखा है, और उसकी प्रॉपर्टी को अपने पास रखना, डी10 मतलब एक्वायर करना, अपने पास रखना, ठीक है ना। अनलॉफुल थ्रेटन करना, टू डी10 द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर पर्सन, इसको क्या बोला जाता है, कोर्जन, ठीक है ना। अब कोर्जन कौन कर सकता है, कोई भी कर सकता है, फर्स्ट पार्टी भी कर सकता है, सेकंड पार्टी भी कर सकता है, ठीक है ना, और थर्ड पार्टी भी कर सकते हैं, नॉट कनेक्टेड विद द कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन कहने का मतलब है a threat to prosecute a man or file suit against him does not constitute a coercion। अब इसका रिजल्ट कहने का मतलब है मेरे साथ कोर्जन है तो मैं कोर्ट केस फाइल कर सकता हूँ, क्लियर है। तो ये प्रोसिक्यूशन है। इसके बाद देखो थ्रेटन टू कमिट सुसाइड, इसमें क्या होता है, धमकी दी जाती है सुसाइड करने के लिए, हाई प्राइसेस चार्ज किया जाता है, ठीक है।
अब इसके बाद देखो इसका इफेक्ट क्या होता है, वाइडेबल है। वाइडेबल समझ रहे हो ना बेटा, इट इज एग्रीमेंट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। एग्रीड पार्टी जिसकी गलती नहीं है वो उससे ब्रीच कर सकता है। जी ब्रीच यानी तोड़ देगा कॉन्ट्रैक्ट को। क्लियर है ना यहाँ पे? क्लियर है बेटा? वेद व्यास रविंदर, इसमें कोई डाउट है बेटा किसी को? नो सर। ठीक है ना? तो बेसिकली वाइडेबल है, वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा, कैंसिल। ये रीसाइंड, और ये देखो रीसाइंड, रीसाइंड लिखा हुआ है। एग्रीड पार्टी हैज द ऑप्शन। एग्रीड पार्टी कौन है? जिसके साथ गलत हो रहा है, मैंने बताया ना, जो जिसकी गलती नहीं है कुछ, जो इनोसेंट पर्सन, जो सफर कर रहे हैं हाँ, जो जिससे प्लांटिव कहा जाता है, जब हम पढ़ते हैं जी इसे प्लांटिव कहा जाता है। सो प्लांटिव कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। अभी रिसाइंड का मतलब, ये रिसाइंड मतलब जो लिखे है ना मीनिंग, ये वर्ड जो लिखे हैं छोटे छोटे बार बार यूज किए जाएंगे, उसको लर्न करते चलते हुए चलना है। ठीक है ना? जो वर्ड उसको लर्न करना है। लीगल लैंग्वेज के एग्जाम में आएगा बेटा। लीगल लैंग्वेज का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मतलब फुल भी नंबर ले आते हैं बच्चे इधर, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना इजी सब्जेक्ट है वो। ठीक है ना? मैं उसको पढ़ाता भी नहीं हूँ, मैं एक ही क्लास में बस गो थ्रू करा देता हूँ। उसमें बेटा वही बच्चों वाले एक्टिव से पैसिव वॉइस, प्लांटिव क्या है, डिफेंडेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या पढ़ा, सब कुछ बस बेसिक बेसिक में पूछा गया। इसी के लिए लीगल लैंग्वेज को हम लास्ट में करते हैं। ठीक है ना? आप जब तक पूरा कोर्स करोगे ना अपना, तक आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी कॉन्सेप्ट की। इसके बाद देखो अंडर इन्फ्लुएंस आता है। अंडर इन्फ्लुएंस में क्या होता है, जैसे कठपुतली बना रखा है एक पर्सन डायग्राम में। तो बेसिकली एक इसमें रिलेशन आता है। ठीक है ना? एक ट्रस्ट के बिहाफ पे मैंने क्या कर रखा है, एक रिलेशन को बना रखा है। So basically, where the relation existing between the parties, where the one person is in position to dominate the will of other person or uses the position to obtain an unfair advantage over the other. क्लियर है बेटा? सो बेसिकली ये जो मीनिंग है लॉ लैंग्वेज में दी गई, इसे पढ़ना है, इस मीनिंग पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना? अब पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन में कब होता है, जब उसका वो ट्रस्ट को ब्रेक कर रहा है, जैसे डॉक्टर पेशेंट, डॉक्टर जानबूझ के गलत कर रहा है, मास्टर सर्वेंट के साथ कोई गलत कर रहा है। ठीक है ना? या पर्सन को कोई मेंटल इलनेस परमानेंट रीजन या टेम्पोररी रीजन से हो रहा है। ठीक है? अब इसमें कौन कौन आता है इंडियन इन्फ्लुएंस में, देखो बेटा साफ साफ सब लिखा है, इसको पढ़ना है। सारे ठीक है ना? yes पेरेंट, चाइल्ड, गार्डियन, वार्ड, डॉक्टर, पेशेंट, सोलिसिटर और क्लाइंट, सोलिसिटर, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी, रिलीजियस एडवाइजर, डिसिपल, फियोंसे और फियोंसी। फियोंसे कहते हैं ना, फियोंसे एंड फियोंसी जिनकी एनिवर्सरी हुई है अभी, तो क्या मंगेतर एंगेजमेंट हुई, हाँ सॉरी। इसके बाद देखो इनमें प्रिजम्पशन नहीं माना जाता किन किन में, जैसे कि लैंडलॉर्ड, टेनेंट, डेटर, क्रेडिटर। क्रेडिटर जो पैसे परचेज करता है, डेटर जिससे पैसे मिलने वाले, हस्बैंड वाइफ। इसका भी इफेक्ट सेम का सेम, इसको पढ़ लेना इफेक्ट को। और ये एग्रीमेंट क्या होते हैं आपके, वर्डेबल होते हैं। इसमें सर ऑप्शन जस्ट होता है वन क्वेश्चन। कैंसिल कॉन्टेक्ट करने का। ठीक है ना बेटा? कोई डाउट है बेटा? कोई पूछा था? यस सर। हाँ हाँ बोलो इन दिस बेटा बोलो। शीट जो आपने एक्सेप्शन बताया है, इसके अंदर फियोंसे, वो if you see fiance and fiancee is presumption of undue influence, so they will हाँ categorize into undue influence. However, husband and यस wife यस। are not नो, under undue influence. हाँ बेटा हस्बैंड और ये वाइफ को कोर्ट specifically ने नहीं मान रखा है। ठीक है ना? हस्बैंड और वाइफ को कोर्ट ने अलाउ नहीं कर रखा है, लैंडलॉर्ड टीनेट को अलाउ नहीं कर रखा है, ना डेटर और क्रेडिटर। क्लियर है बेटा? इसके बाद देखो फ्रॉड, मैं ऐसा करता हूँ मिस रिप्रेजेंटेशन तक खत्म ही करा देता हूँ। ठीक है ना? क्योंकि मेरे पेजेस के 20 पेजेस हो जाएंगे काफी हद तक। ठीक है ना? सो बेसिकली फ्रॉड क्या होता है, इट इज एन एक्ट ऑफ डूइंग इंटेंशनली टू हार्म अदर। किसी को हार्म करने के लिए कोई एक्ट किया जा रहा है, उसे क्या बोला जाता है, फ्रॉड बोला जाता है। ठीक है ना? सो बेसिकली देखो आप इसमें सजेक्शन क्या बोला गया है, जो बिलीव नहीं किया गया है ट्रू, इसमें हाइड करा जाता है फैक्ट का, कोई इंटेंशन परफॉर्म नहीं की जाती है इसमें। ठीक है ना? और डिक्लेयर फ्रॉडुलेंट होता है। सो बेसिकली मैंने आपको बता दिया, एन एक्ट डन इंटेंशनली टू हार्म अदर पर्सन। अब इसमें क्वेश्चन आता है, देखो हमने एक्सेप्टेंस में पढ़ा था साइलेंस के बारे में। जी डज साइलेंस अमाउंट टू एक्सेप्टेंस?
नो, क्लियर है? इसको लिख लेना बेटा अगर टाइम मिलेगा, नोट्स में लिख लिया करने से। इसके बाद देखो फिर क्या रहा है, डज साइलेंस फ्रॉड, मेरे को कोई आंसर करेगा, क्या साइलेंस फ्रॉड माना जाता है? बताओ बेटा, कोई आंसर करेगा इससे? रविंदर, वेद व्यास, Sir, शिवानी। if somebody is asking and then you're keeping silent and still the first party is pursuing with it, so that means they're taking हाँ, risks. So in that case, it is not fraud. नो नो Otherwise, बेटा, it is. इट इज फ्रॉड। नो नो बेटा, इट इज Otherwise, it is. फ्रॉड। सर जस्ट हाँ लाइक देखो, साइबर फ्रॉड, वो भी तो एक हाँ वैसे ही है। करेक्ट है बेटा, ठीक है ना? देखो समझो, जो फ्रॉड है, साइलेंस कहने का मतलब है, देखो आप, अब किसी ने मुझे कोई बाइक सेल की या फिर डॉग सेल किया, उसने मुझे पता है नहीं इसमें कमी क्या, वो चुप रहेंगे, तो ये तो फ्रॉड ही होना है क्लास में। समझ गए ना? एक्सेप्टेंस का साइलेंस रहना नो एक्सेप्टेंस माना जाता है, फ्रॉड का साइलेंस रहना फ्रॉड माना जाता और है, ठीक है ना? यस, इट इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉड इन केस ऑफ साइलेंस। क्लियर है बेटा? वेद व्यास, क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है ना? अब देखो आप, इसमें लिखा हुआ है, देखो साइलेंस डिपेंड करता है सारे, कई सारे फैक्टर में। नॉर्मली स्पीकिंग में साइलेंट को अमाउंट फ्रॉड नहीं किया जाता है, ठीक है ना? सो बेसिकली जब ड्यूटी टू स्पीक होता है, ठीक, साइलेंस इक्विवेलेंट टू द स्पीच, और वेयर देयर इज चेंज इन सर्कमस्टांसेस, कहने का मतलब बस आप सिंपल से समझ, पैराग्राफ में समझ लो, यस साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड, बस और कुछ, ठीक है ना? क्योंकि केस स्टडी में काफी पूछा गया है, तो उसमें साइलेंस को फ्रॉड माना गया है, ठीक है ना? ओके। इसके बाद देखो आप, फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ कंसेंट इज कॉज्ड बाय द फ्रॉड, ठीक है ना? इसमें क्या होता है, जो एग्रीमेंट किया गया वो आपका वाइडेबल होता है, ठीक है ना? एग्रीमेंट जो आपका हो क्या, वो वाइडेबल है, किसके ऑप्शन में? एग्रीड पार्टीज के ऑप्शन। अब इसमें भी सेम इफेक्ट है बेटा, जो हमने किस किस में पढ़ा, कोर्जन एंड इन्फ्लुएंस में पढ़ा। इसमें भी क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं बेनिफिट, ठीक है ना? इसके बाद देखो कॉन्ट्रैक्ट उबर में फिडे, उबर में फिडे बेटा ये आपका लॉ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना? बैंकरप्सी लॉ में आता है बेसिकली। सो बेसिकली इसे इंश्योरेंस लॉ में काउंट किया जाता है, ठीक है? सो ये क्या होता है, जैसे मैं, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ कहा जाता है। अगर मैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मुझे सारी चीजें डिस्क्लोज करनी, आ गया ना समझ? तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है, इसका बस मतलब समझ लो और कुछ नहीं। इसके एग्जांपल में जैसे प्रोस्पेक्टस का मतलब पता है बेटा किसी को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस? बताओ। के बारे में हाँ बताओ बेटा, रविंदर, वेद व्यास, प्रोस्पेक्टस का मतलब किसी को आइडिया हो? सर वो एक Informative प्रोस्पेक्टस, brochure. हाँ हाँ, वेरी गुड, और बताओ। Informative brochure or possibility. हाँ वेरी गुड, करेक्ट, एकदम 100% करेक्ट। और शिवानी आप कुछ कह रहे थे, सब होगा कौन से बेटा? पहली क्लास है ना बेटा, इसलिए मैं वॉइस को नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, नहीं तो और क्लासों में पहचान जाता हूँ जो बोलता है। तो बताओ बेटा, कौन बोल रहा है? शिवानी, आप बोल रहे थे क्या? हाँ जी सर, एक्चुअली मैं बता रही थी कि प्रोस्पेक्टस क्या होता है। मतलब प्रोस्पेक्टस वही हाँ होता है ना जी, जिसमें एक कंपनी की सारी लीगल इंफॉर्मेशन होती है एंड उनके हाँ अचीवमेंट होती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 100% करेक्ट है बेटा, ठीक है? सो प्रोस्पेक्टस इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, ठीक है ना? How many director are there? How many members are there? Location of company, address of company, what is the, हाँ, सारा का सब कुछ रहता होता है। वो prospect, basically prospectus is designed for shareholders to purchase their shares. Clear है आप? तो बेसिकली देखो आप, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऊबर में फिडे होता है, किस किस के लिए होता है? कंपनी प्रोस्पेक्टस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली अरेंजमेंट के लिए होता है, ठीक है? इसके बाद बेटा देखो आप, ये मिस रिप्रेजेंटेशन, इसको फटाक से कर देते हैं, ठीक है ना? जल्दी से करेंगे हम, फिर खत्म करते हैं, ठीक? सो मिस रिप्रेजेंटेशन जो आपका इनोसेंटली या इनइंटेंशनली, ठीक है ना, अनइंटेंशनली जिसे कहा जाता है, इनोसेंटली और अनइंटेंशनली जो गलती से किया गया, ठीक है ना,
मिस रिप्रेजेंटेशन क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट ट्रू है बट वो एक्चुअली फॉल्स है। क्लियर है यहाँ तक? सो बेसिकली, और ये आपका पता है बेटा, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है, वर्डेबल है, कैंसिल कर सकता है अग्रीड पार्टी या फिर उसको बेनिफिट को रिस्टोर। अगर वो कैंसिल डिसाइड टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ही मस्ट रिटर्न और रिस्टोर ऑल द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द सच पर्सन। क्लियर है बेटा यहाँ तक? जी सर, क्लियर है। Yes, sir. इसमें कोई डाउट आया बेटा आज की क्लास में? नो सर। बताओ बेटा, कोई डाउट आया? रविंदर, वेद व्यास, कोई डाउट? मेरा लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, बेकार लगा? आई होप अच्छा ही लगा। अभी तक तो कोई मना नहीं करता बेटा। ठीक है ना? अभी तक सच में कोई मना नहीं करता मुझे। अच्छा लगा मेरा लेक्चर? ठीक है ना? आगे भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। हाँ, मैं वो बोलना चाहता हूँ बात, अभी क्लास एंड नहीं करेंगे, 5 मिनट बात करेंगे हम। मेरे से देखो क्वेरी आती है बच्चों की, क्या सर हम लॉ ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या आपके नोट सफिशिएंट है? हाँ जी, नोट सफिशिएंट है। आप कितना इनफ रहोगे एग्जाम में कि आप आराम से 70 से 80% ला सकते, ठीक है? जो अभी एलएलबी थर्ड ईयर और जिन्होंने एलएलबी कर ली वो बच्चे, कई बच्चे ऐसे जिन्होंने 80% स्कोर किया, ठीक है? सो मेरा जो गाइडेंस ये रहेगा कि एलएलबी में आप क्या करेंगे बेटा, देखो आप एलएलबी में फर्स्ट ईयर में जितना हो सके उतना स्कोर करना, क्योंकि जो सेकंड और थर्ड ईयर होता है वो थोड़ा आउट ऑफ माइंड होता है, कि जैसे हमने जो चीज पढ़ाई नहीं, बहुत कठिन सा लगे, ये थोड़ा क्या कवरेज कम है, ठीक है ना? मेरा नोट सफिशिएंट है, अगर जिसको ये नोट सफिशिएंट है, इसमें पूरा बेयर एक्ट। अब बेटा अगर मैं बेयर एक्ट को कराने लगा ना, मुझसे किसी ने बोला कि सर बेयर एक्ट से करा दो, तो अगर मैं बेयर एक्ट कराने लगा तो बुक 1 को होते ही 4 महीने लग जाए, ठीक है ना? बेयर एक्ट बहुत ज्यादा होता है, उसमें काफी चीजें बेकार की भी चीजें होती हैं, अब पढ़ के उस चीज को कोई फायदा है? मुझे तो कॉन्सेप्ट की नॉलेज चाहिए ना, इसी के लिए मैं करा। ठीक है बेटा, कोई डाउट है किसी को? रविंदर, वेद व्यास, बेटा बताओ। सर जो हमें बुक्स मिला है वो जस्ट एक हाँ क्वेश्चन हाँ आंसर वाला ही है, ऐसे हाँ जी, थ्योरेटिकली इसी प्रोवाइड इसी के करेंगे लिए, क्या? हाँ इसी, नहीं थ्योरेटिकल मेरे नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप ये नोट्स से पढ़ सकते हो, ठीक है ना? इनफ है बेटा। आपको लग रहा है इतने इतने नोट्स, अभी बहुत ज्यादा नोट्स प्रोवाइड करूंगा मैं, जैसे 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 कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इतना नोट्स इनफ है। फिर बेटा मुस्लिम लॉ आएगा, फैमिली लॉ आएगा, तो उसमें काफी ज्यादा पेजेस है, उसमें 100 मतलब 200 के पेजेस मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना? तो जो वेद व्यास का क्वेश्चन था ना बेटे, जी बिल्कुल। तो वेद व्यास देखो, समझो आप मेरी बात को, जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रखा हूँ, जो आपको बुक प्रोवाइड है, वो बुक आपका रिटर्न पैटर्न पे, वो भी बेटा यूजफुल है आपके लिए, वो यूजलेस नहीं, नहीं उससे भी यूजफुल पढ़ना है, बट जी यूजफुल है ना बेटा? तो या आप देखते रहेंगे ना साथ साथ में कि कंटेंट क्या चल रहा है, हमारा टॉपिक क्या क्या चल रहा है। जैसे आप सबको बुक प्रोवाइड है, तो मेरा एक होमवर्क टास्क दे रहा हूँ मैं आज सबको, कि जो जो हमने पढ़ा उसके क्वेश्चन आप देखेंगे। क्वेश्चन कैसे देखेंगे? एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस, नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसिडरेशन के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना? वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट जैसे जो हमने पढ़े थे, फ्रॉड, ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। क्लियर है ना बेटा आज तक वेद व्यास? ओके सर। बेयर एक्ट क्या होता है? बेयर एक्ट बेटा, बेयर एक्ट क्या होता है? बेयर एक्ट जैसे जो पार्लियामेंट देता है, जो जस्टिस होते हैं ना, अब देखो मैं बताता हूँ आपका लॉ काम कैसे करता है। पार्लियामेंट के बाद सबसे पहले एक्ट बनाता कौन है? पार्लियामेंट बनाता है। एक्ट बनाने के बाद वो जस्टिस के पास जाता है। जस्टिस कौन होता है? इसे क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे जस्टिस को? जो एडवोकेट से ऊपर होते हैं बेटा, जजेस भी होते जजेस, हाँ सॉरी मैं भूल गया, हैं? वो तो जजेस जस्टिस, और जस्टिस हाँ तो जस्टिस सेम ही, हाँ। सेम ही वर्ड। तो बेसिकली जो जस्टिस है उसको अनेबल करेगा, किसमें? पब्लिक के लिए अनेबल कर देगा, ठीक है ना? तो इसको बोला जाता है आपका लॉ बोला जाता है, ठीक है ना? ठीक है ना? सो जो बेयर एक्ट होता है वो कौन पढ़ते हैं? जस्टिस और एडवोकेट पढ़ते हैं, ठीक है ना? और जो हमें पढ़ना है डिटेल में पब्लिक के लिए भी बेयर एक्ट होता है। सो बेयर एक्ट एक तरह की बुक होती है बेटा, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है,
ठीक है ना, बेयर एक्ट अलग चीज है, ये नोट्स क्या है, ये भी बेयर एक्ट ही है, सारा बेयर एक्ट है। बट कहने का मतलब है जो बेयर एक्ट में जो ऑफर है, जो 20 पेजेस में जा रहा है ऑफर, वो इधर का है वो 1 पेज। आ गया ना समझ, जो मुझे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। क्लियर है ना? कोई डाउट है बेटा? शिवानी, रविंदर, शुभम, शुभम वॉइस आ रही है? शुभम वॉइस आ रही है बेटा? मैंने शुभम से इंटरेक्शन नहीं किया बिल्कुल भी, ठीक है ना? तो बेटा आया ना बेटा, आज की क्लास कैसी लगी? अच्छी थी कि बेकार थी? आई थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आया था। हाँ मैं समझता हूँ बेटा, देख थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में आएगा बेटा। देख जब तुम आप एलएलबी में सब चले जाओगे ना, एलएलबी थर्ड ईयर में, तो आज की क्लास में एक देवेंद्र जी है, मैं उनका परफेक्ट एग्जांपल लेता हूँ। ही इज 55 ईयर्स और मुझसे मिले, और सीमा है उनमें 60 इयर्स की लेडी है, तो मुझसे पढ़ने उनको अच्छा लगता है। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात लगी जो मुझे अच्छा लगा, जो मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों से, कि हमने एमए पढ़ा, एमए में हमें एलएलबी में काफी चीजें पढ़ने को मिली, ठीक है ना? तो आप एलएलबी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर पढ़ोगे ना, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा बेटा। थर्ड ईयर तक बोरियत नहीं आएगी, ठीक है ना? मन से करोगे तो अच्छे से आएगा। शुभम समझ में, पहली क्लास में तो सब कठिन लगता है। पहली क्लास में मुझे कोई पहले मोबाइल चलाने दे दे, मैं मोबाइल नहीं चला पाऊंगा। स्विमिंग क्लास दे दे, मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊंगा। समझ ना, पहले थोड़ा लगता है डिफिकल्ट, यस ठीक है ना बेटा? यस सर। तो आज की क्लास को हम इतना एंड कर सकते हैं बेटा। कोई डाउट है तो पूछ सकता है मुझसे। नेक्स्ट क्लास बेटा आपको संडे ही लगेगी, ठीक है ना? सर सर एक मुझे एक इशू है डाउट है। सर, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा सर बोलो। अभी आप जो क्लास अभी ले रहे हैं ना, तो मैडम बैकग्राउंड में जो है ना, मैडम का आवाज ज्यादा आ रहा था, पूरा जो है पौने 2 घंटे। हाँ वो बस समझ रहा हूँ, वेद व्यास अभी मैं ऐसा नहीं हो समझ सकता रहा हूँ। अभी क्लास में वो तो थोड़ा एक्चुअली क्या है ना, यहाँ ऑफलाइन, हाँ मैं समझ, डाउट क्लियर कर रहा हूँ। वो मैडम की आवाज इसलिए आ रही थी, जब मेरे पास देखो मेरी सुबह मॉर्निंग में थर्ड ईयर क्लास लगती है, फिर सेकंड ईयर, फिर आपकी लगवाएंगे मैम, ठीक है ना? ओके। तो आपकी जो क्लास से पहले कोई क्लासेस नहीं होती एकेडमी में, तो कोई साउंड नहीं आएगा। अब जैसे आपकी क्लास 2 बजे स्टार्ट हुई, तो वो बीएड की क्लासेस हो रही थी उधर, तो उनकी आवाज इधर आ रही थी, ठीक है ना वेद? तो तो दूसरी अगली बार से मैं करवा इसको दी। चेंज करने की कोशिश कराता हूँ क्या? जी सर, थैंक ठीक है ना, अगली बार नेक्स्ट टाइम इसको चेंज कराता हूँ, मैं रूम ही चेंज करवाता यू। हूँ, ठीक ओके है ना? थैंक बट आज की क्लास में सबको क्लियर है, नोट्स प्रोवाइडेड है सबके पास? यू। यस सर, सर क्लियर। सर मुझे एक डाउट है। बोलो बोलो शुभम, बोलो बोलो। सर ये जो आपके नोट्स है वो इंग्लिश में है, बट मेरा मीडियम हिंदी में है, तो मुझे थोड़ा कम समझ में आता है इंग्लिश नोट्स से। अच्छा, इंग्लिश से कम आता है, मतलब पेपर मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा देंगे आप, इंग्लिश या हिंदी? हिंदी, हिंदी है सर। हिंदी देंगे? हाँ जी सर। ठीक है बेटा, मैं तो देखो ये करूंगा, अगर हो पाए ना पॉसिबल, तो इसे इंग्लिश में थोड़ा कम करा देगा, क्योंकि हिंदी में एलएलबी का इतना अच्छा वो नहीं है, ठीक है ना? अच्छा अच्छा ठीक, अच्छा। थोड़ा इसे इंग्लिश में अगर हो सकता है। क्या बिल्कुल बिल्कुल जो मैंने पढ़ाया इंग्लिश में कुछ समझ में नहीं आया क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है, इंग्लिश में समझ नहीं आया, बस थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे। थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा बेटा, ठीक है ना आपको, फिर इजी ओके लगेगा, ठीक है ना? और मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, सुबह में इसको इंग्लिश में करा लो, ठीक है ना? ओके सर, ओके सर। ठीक है, क्योंकि एलएलबी इंग्लिश में ही ज्यादा वैलिड होती है, हिंदी में नहीं होती बेटा। आपको जब जज ओ, के सामने आप अपीयर होंगे, तो यू मस्ट स्पीक इन योर इंग्लिश। समझो ना सुबह मेरी बात, हाँ जी ठीक है सर। ना? और इंग्लिश एक माध्यम है जो हर जगह एक्सेप्टेबल है, ठीक, ओके सर। ठीक है शुभम? और ओके। मैडम कन्वर्ट कर देंगी इस इंग्लिश में। अगर कोई डिफिकल्टी होगी, यस कहाँ रहते हैं आप, इधर पास में रहते हैं द्वारका में कि दूर में रहते हैं? सर मैं मुंडका साइड रहता हूँ, हरियाणा में। अच्छा, हरियाणा मुंडका साइड? हाँ जी सर। तो यही 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 तो है ना, नागलोई तो बेटा इधर ही है, आप मुंडका नागलोई। सर नागलोई तो से बेटा आप आउट, क्लास ले मुंडका एक। सकते। अच्छा अच्छा, दिल्ली में नहीं है क्या ये मुंडका? सर दिल्ली में अच्छा लगता है, अच्छा, लेकिन मैं मुंडका से भी, मुंडका दिल्ली में ही है। तो आओ ना बेटा, क्लास लेने आओ द्वारका मोड़ में, एक बार आओ। ओके सर। हाँ ठीक है ना, एक बार आओ। मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटा, नेक्स्ट क्लास से फिजिकल प्रेजेंस अगर हो सकती है तो आओ, समझो यार, टीचर के साथ इंटरेक्शन होता है, और कोई डाउट ओके होगा सर। तो भी सॉर्ट आउट होते हैं, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है बेटा,
तो बेटा आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। वेद व्यास, रविंदर, शुभम थैंक यू सब सर। जा सकते हो बेटा। ठीक है ओके बेटा। थैंक यू ओके सर, सर, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। सर अगर शगुफा जा आपसे कुछ सकते डाउट्स हो वगैरह आप। पूछने हो तो अब बेटा वो नेक्स्ट पूछो, वैसे पूछ सकते हो आप डाउट कोई पूछना है अगर नहीं, अभी ज्यादा नहीं सर। जरूरी है तो। एक्चुअली क्या है कि जो आप अभी आपने बोला ना कि एक बुक्स मिली है इन इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म, हाँ, कुमार तो की वो क्वेश्चन अभी बैंक मेरे मिल को, होगी। हाँ हाँ। हाँ, वो अभी मेरे को हम्म। मिली नहीं है सर, तो वो हाँ मेरे को तो कैसे बेटा मिलेगी? बेटा जो भी बुक से रिलेटेड क्वेरी आप वो नीतू मैम से आस्क करो, मैं बोल अच्छा, दूंगा, मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूंगा मैसेज को, ठीक है ना। ठीक है मैम। ठीक है आपका सर, नाम ठीक लेके बोल दूंगा मैं, ठीक है बेटा। मैं है। ओके, अकेडमी में थैंक यू। क्लास लेता हूँ, ठीक है। ओके ठीक ओके है सर, बेटा, आज की थैंक यू। क्लास इतनी रखते हैं। वेद व्यास, शुभम, रविंदर जा सकते हैं आप, ओके सर, थैंक ठीक यू। है। बाय। ठीक है बेटा, बाय बेटा, बाय। ठीक है बेटा।